So, good morning, class. Okay. So, good morning to my online student also. तो द सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखा है फिर से याद करो ठीक है एंड इट्स नेसेसरी कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को एमसीक्यू आज मिल जाएगा एमसीक्यू नहीं सॉरी मेंस का जो क्वेश्चन है कि चैप्टर वन से अच्छा बच्चा लोग देख रहा है हेलो सब देख रहा होगा धीरे धीरे आएगा तो जो चैप्टर वन है उसमें से सिंस 10 साल तक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर में जितना पॉसिबल क्वेश्चन चैप्टर वन से आया है आज उसको बना के आप लोग को दे देगा ऑनलाइन में मतलब व्हाट्सएप में आप लोग का शेयर किया जाएगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन कैसे पैटर्न में आता है और सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन आप लोग समझ जाएगा कौन कौन सा ईयर में पर्टिकुलरली आया है, वो भी रेडी है तो आपको हम व्हाट्सएप में हम भेज देगा मेरा अपना वहाँ से ठीक है सिस्टम से और ये याद रखो मॉडर्निटी सोशल चेंज ये सब तो आप लोग पढ़ा है घर जाके भी आप लोग देखा है एंड आसान था है ना उसके बाद स्कोप एज ए सब्जेक्ट कैसे था उसका कैरेक्टर नेचर कैसे था कंट्रीब्यूशन कंपैरिजन विद अदर साइंस कैसे था सोशोलॉजी और कॉमन सेंस क्या है ये सब हम लोग पढ़ा है ठीक है तो स्टूडेंट लोग जो देख रहा है इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है उसको आपको हम दिया जाएगा एंड यू हैव मेनी टाइम आपका पास बहुत समय है तो आप क्या करेगा ईच क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सेम चीज होने से भी पूछने का तरीका अलग हो सकता है इसलिए राइटिंग स्किल अलग होगा तो इसलिए चैप्टर वन से जितना लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन पूछने से भी आप उसको बार बार अलग अलग फॉर्म में आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करके कॉपी में लिख के रखेगा एंड इट विल टेक टाइम सो हम लोग स्लोली स्लोली चेक करते रहेगा ठीक है सो ये आप लोग का टास्क है डन ठीक है ऑनलाइन वाला स्टूडेंट ये आप लोग का टास्क है नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर टू है सोशोलॉजी एज साइंस ये सोशोलॉजी ऐसे साइंस में ना जो कंट्राडिक्ट वाला जो थ्योरीज आता है जैसे कि आपका कार्ल पॉपर या तो आपका थॉमस कुन ये लोग का जो कंट्रोवर्सी थ्योरीज होता है ये शायद आपको कंफ्यूज कर देगा लेकिन उसका जो जिस कोर है सिर्फ उसको पकड़ो और समझो कि हमको इतना ही लिखना है तो हम लोग क्लास में कोशिश करेगा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाए तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ होने से भी समटाइम्स इसका जो कोर चीज़ है उसको हम लोग कोशिश करेगा एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है तो सबसे फर्स्ट क्लास सोशोलॉजी एज अ साइंस होगा जब तुम किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करता है व्हेन यू कंपेयर ए टू बी दैट मीन्स बी को तुम रेफरेंस मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए ले रहा है ठीक है तो बी को जब तुम स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए ले रहा है तो ए के पास ऐसे कुछ तो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होगा जो बी से मिलता होगा इसीलिए तुम ए को बी के साथ कंपेयर कर रहे हो सिमिलरली जब तुम सोशोलॉजी को साइंस के साथ कंपेयर करें इसमें तुम ध्यान से देखो सोशोलॉजी एज साइंस कभी भी साइंस एज सोशोलॉजी नहीं पूछा है दे सेड सोशोलॉजी भी एक साइंस है ये है चैप्टर का कंसेप्ट तो हम लोग चैप्टर के अंदर में वी विल ट्राई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बोलता है कि ये गलत भी हो सकता है या तो इसको हम लोग इन डिबेट में डिलेमा में रख के छोड़ सकते हैं दैट इज व्हाट दिस सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट समझ में आया सो रिमेंबर व्हेन यू स्पीक की सोशोलॉजी एज अ साइंस तो साइंस इज योर स्टैंडर्ड रेफरेंस ये आपको मेंशन करना है कि साइंस आपका वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे आप सोशोलॉजी को उससे कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड रेफरेंस और आप ये मानता है सिंस आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं मीन्स ये आपका व्यू है ठीक है सो यू एग्री कि सोशोलॉजी हैज सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू साइंस होगा तो इसीलिए हम क्या करेगा हम सबसे पहले आई विल ट्राई टू स्टडी वी विल ट्राई टू स्टडी कि साइंस क्या है ठीक है वी विल ट्राई टू स्टडी व्हाट इज दिस साइंस तो साइंस क्या होता है ऐसे जनरलाइज व्यू आपका साइंस क्या होता है एनीवन ये एम्पिरिकल मेथड फिर क्या है तो प्रैक्टिकल अगर हम चूज सकते हैं तो व्हाट अबाउट इवोल्यूशन इवोल्यूशन तो चुने नहीं सकते हम व्हाट अबाउट ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट मीन्स आप लोग का भी ये मानना है ना थोड़ा अलग व्यू है जी ऑब्जर्वेशन ही है ना तो ऑनलाइन वाला बच्चा लोग का क्या व्यूज है थोड़ा स्लो जाता है एनीवन साइंस क्या है फॉर यू ये जो ऑनलाइन का बच्चा है आई एम आस्किंग देम साइंस क्या है गोइंग मोर डीपली अबाउट व्हाट डीपली अबाउट व्हाट लिखा है माय जेन्युइन माइंड लिखा है गोइंग मोर डीपली ये डीपली क्या के बारे में अब जाता है
कि मतलब आप लोग समझता है साइंस क्या है ना? सो लेट्स बिगिन विद द कोटेशन ऑफ द रॉबर्ट मर्टन। मर्टन, मर्टन, मॉर्टन, different pronunciations. So according to him, he considered science as a communal and more human. Okay, according to him, वो बोला है study about nature world, ठीक है, emotion thoughts, that means you are considering कि sociology भी science है, emotion thought बोलने से. Okay, let's see. So according to Robert Merton, he stated science to be, ये इसका earliest definition है science का. Science का characteristic features as more communal. कम्युनिटी, साइंस को वो कम्युनिटी बोला है, उसके अलावा वो साइंस को ह्यूमनिस्टिक बोला है. ये पहला चीज, योर रॉबर्ट मर्टन ही कंसिडर्ड साइंस एज ए कम्युनियल, मतलब कम्युनिटी के लिए, एंड ऑल्सो एज ह्यूमैनिटी. और उसमें साइंस का बेसिक एम, वर्किंग एज कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी, इसका जो बेसिक कोर वो था नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट, वेलफेयर डेवलपमेंट है ना, जेन्युइन वेलफेयर डेवलपमेंट. और इसीलिए मर्टन यूज दिस वन, CUDOS, साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म यूज किया, कुडोस. ठीक है. नाउ कुडोस का मतलब फिर क्या होता है? कुडोस मतलब ही यूज दिस वर्ड लाइक सी इज फॉर, यहाँ पे हम सी को यहाँ लिख रहे हैं, सी मतलब कम्युनलिज्म. ही सेड कि साइंस एक कम्युनलिज्म है, मीन्स फॉर द कम्युनिटी है. सेकेंड, ही यूज द वर्ड यू, साइंस यूनिवर्सलिज्म, यानी कि यूनिवर्स के लिए है और आप साइंस को कभी भी मोनोपोलाइज नहीं कर सकता है. मतलब आप साइंस को कभी भी, यानी कि यूनिवर्सलिज्म का अंदर में कैन नॉट मोनोपोलाइज. मोनोपोलाइज मीन्स अभी आप देखो, जैसे कि तुम आइजक न्यूटन का थ्योरी पढ़ता है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है ना, उसके बाद आप न्यूटन्स फोर्स का बारे में भी पढ़ता है. तो जब भी आप न्यूटन का फोर्स के बारे में पढ़ता है तो न्यूटन का कंपनी वाला, यानी कि उसका कंट्रीमैन, वो कभी भी क्लेम नहीं करता है कि आप उसको नहीं पढ़ेगा, वो हम लोग का आदमी का पढ़ाई है. समझ गया? दैट मीन्स वो बोला कि एक जनरल साइंटिस्ट जो डिस्कवर करता है वो दुनिया के लिए है, आप उसको मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, फाइन बोल नहीं बोल सकते. दैट इज व्हाट ही सेड. ओके. उसके बाद दूसरा है दिस इंटरेस्टेडनेस. दिस इंटरेस्टेडनेस का मतलब कि साइंस जो कभी भी मतलब बेनिफिट या तो मेटेरियलिस्टिक नहीं है. ठीक है. साइंस जो कभी भी, मतलब ये बोल रहा है साइंस इज नॉट ह्यूमनली मतलब वर्ल्डली चीज या तो मेटेरियलिस्टिक. साइंस कभी भी वो नहीं है. ठीक है. साइंस इज नॉट ह्यूमनली एंड मेटेरियलिस्टिक नहीं है, वो बोला है. उसके बाद लास्ट में सेकंड में ओ का मतलब ऑर्गेनाइज. साइंस ऑर्गेनाइज है. ही सेड साइंस इज ऑर्गेनाइज. ट्रू, साइंस ऑर्गेनाइज है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो साइंस के बारे में बोला, ये ऊपर का हो गया है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट इसी को लेके वो लोग क्रिटिसिज्म, यानी कि मिडिल फेज में जो चेंजेस और अभी करेंटली जो चेंज हुआ है वो आता है, वो है एस, यानी कि एस मतलब स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म में वो ही सेड कि ये जो साइंस होता है दे आर वेरी ओपन टू स्केप्टिसिज्म. इसका मतलब वो लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को मानता है. वो लोग जो क्रिटिसाइजिज्म होता है, जो स्क्रूटनी होता है, उसको वो लोग साइंस लोग मानता है. और इसीलिए साइंस जो सबसे यूनिक है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज, यानी कि स्केप्टिसिज्म मतलब अंडरगो स्क्रूटिनी. ठीक है. अंडरगो स्क्रूटिनाइज वो कर सकता है खुद को, यानी कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिसएग्री टू एग्री एंड वाइस वर्सा. मतलब वो लोग एग्री टू डिसएग्री, एग्री टू एग्री, एग्री टू डिसएग्री कर सकता है.
मतलब वो साइंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और ये डेफिनेशन दिया है आपका बर्टन ने। ठीक है, सो मर्टन का ये डेफिनेशन देने के बाद लेट अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द साइंस, साइंस का फीचर्स क्या है। और अर्ली फीचर्स को जब तुम पढ़ेगा यू विल फाइंड इट हैज सो मच सिमिलरिटीज विद सोशोलॉजी। तो इसीलिए हम लोग वो फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है, टू सम एक्सटेंट दे ओवरलैप विद ईच अदर। लेकिन एज ए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मींस एज ए सब्जेक्ट दे आर बोथ डिफरेंट। फिर भी देयर एस्पेक्ट्स आर सेम, नेचर्स आर सेम, फिर भी वो डिसिप्लिन अलग है। ये हम लोग एग्री करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद लेट्स सी अबाउट फीचर्स ऑफ साइंस। और ये फीचर्स को जब आप पढ़ेगा यू विल फाइंड कि सोशोलॉजी भी तो ऐसे ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप सोशोलॉजी मतलब शुरुआत का चैप्टर में आप पढ़ चुका है। ओके, सबसे पहले साइंस ये भी एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये भी एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें वेयर फैक्ट्स रिलेट्स टू ईच अदर, है कि नहीं? वेयर फैक्ट्स रिलेट टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये, साइंस इज सेल्फ करेक्टिव। सेल्फ करेक्टिव, लेकिन सेल्फ करेक्टिव का मतलब अगर साइंस गलत है, फर्स्ट डे मैम रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा वो ना आप इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का तीन तीन लेक्चर खत्म हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का 3 ना 4 लेक्चर खत्म हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का जो है ना हम लोग का 4 ना 3 लेक्चर खत्म हो गया, वो खत्म हो गया है, तो वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। आप एक बार इंस्टीट्यूट से बात कर लीजिए। हाँ जी जी। सो दूसरा, साइंस इज सेल्फ करेक्टिव। सेल्फ करेक्टिव मीन्स साइंस में अगर कुछ चीज गलत है दे एक्सेप्ट दिस। तो ये थ्योरी कहाँ से आता है? आप लोग ये थ्योरी कभी सुना है? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, एनीवन? एनीवन सुना है? अच्छा, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, आप लोग कभी भी ये थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म सुना है? सुना है तो कोई हमको इसका थोड़ा सा जिस बता दो, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी इटसेल्फ बताता है कि साइंस जो सेल्फ करेक्टिव है, और साइंस का थ्योरी को लेके ही हम बता सकता है कि वो कैसे क्या सेल्फ करेक्टिव है। कभी नहीं सुना है? कोई भी नहीं? ओके, तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बहुत जोकर है, आप लोग सुन लो। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को ना ऑगस्ट वाइसमैन स्टार्ट किया था। ठीक है, नो मैम, तब तो आप लोग कोई नहीं सुना है। सुनो, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को ऑगस्ट वाइसमैन, ठीक है, ऑगस्ट वाइसमैन वो स्टार्ट करता है। और ये थ्योरी क्या होता है? वो बोलता है कि जो कैरेक्टर, मतलब वो एक्चुअली ह्यूमन को ऑब्जर्व किया है। ह्यूमन में कुछ कुछ ऑर्गन्स वेस्टिजल होता है कि नहीं हम लोग में? वेस्टिजल मीन्स जानता है आप लोग, है ना? जो ऑर्गन पहले ज़रूरी था लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम वेस्टिजल बोलते हैं। तो वेस्टिजल ऑर्गन्स हम लोग का क्या क्या है? जैसे आईब्रो हो गया, ये एक्सटर्नल पिन्ना हो गया, है ना, अपेंडिक्सस हो गया। सो उसको ऑब्जर्व करके ही मेड ए थ्योरी, ये बोला कि जो कैरेक्टर आपको ज़रूरी नहीं है, विद इवोल्यूशनर मतलब विद चेंजिंग टाइम, विद सेंचुरीज, विद 100 years, वो कैरेक्टर स्लोली स्लोली गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑगस्ट वाइसमैन का थ्योरी मतलब ये बोलता है कि जो थ्योरी जो यूज नहीं होता है, यानी कि जो चीज यूज नहीं होता है, वो समय के साथ गायब हो जाता है। ठीक है, और वो बोला है कि जिराफ शुरुआत में गला छोटा था बोले, लेकिन जब जिराफ जो ग्रास खाने के लिए, नीचे का ग्रास जब कंपटीशन बढ़ गया, तो वो ग्रास खाने के लिए गला को स्ट्रेच किया बोला, स्ट्रेच करते करते उसका गला लंबा हो गया। ये ऑगस्ट वाइन का थ्योरी है। ठीक है, तो ये थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, यानी कि सच में ऐसा है बोल के, साइंटिस्ट व्हाट दे डिड, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो लोग लेबोरेटरी में माउस पाला है, और हर एक माउस का टेल को काट दिया, हमेशा हर जनरेशन। क्योंकि माउस लोग का तो रिप्रोडक्टिव फेस 1 साल में 2-3 बार बच्चा दे देता है ना? 1 साल में एक बच्चा देता है, वो बच्चा फिर माँ बन के दूसरा बच्चा देता है, यानी कि लाइफ साइकिल छोटा है, तो इसलिए हम उसको पढ़ सकता है। तो इसलिए वो क्या किया है, जितना माउस मिला वो माउस का पूरा टेल काटा है, टेल काटा है, टेल काटा है, और वो देखा 22 जनरेशन तक वो माउस को चेक किया, लेकिन हर जनरेशन में उसका तेल निकलता है। देन दे सेड कि ये जो थ्योरी है ये तो गलत है, यानी कि सेल्फ करेक्शन। तब जाके वो थ्योरी को हम लोग एज ए रेफरेंस के लिए सिर्फ पढ़ता है, लेकिन वो अभी थ्योरी नहीं है, इसलिए शायद आप लोग नहीं सुना हो। समझ में आ गया?
जो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि इवोल्यूशन सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग उससे कनेक्ट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझा है। ठीक है, सो इसीलिए साइंस अपना आप से एक सेल्फ करेक्टिव है। दूसरा, साइंस एक कंटिन्यूअस फोर्स है, कंटिन्यूअस फोर्स ऑफ स्टडी, है ना। साइंस कभी रुका नहीं, वो हमेशा चल रहा है, अभी भी चल रहा है और स्टिल गोइंग ऑन। दूसरा, साइंस जो नॉन इगोइस्टिक है, इगोइस्टिक, नॉन इगोइस्टिक मीन्स इसमें कभी भी सेल्फ प्राइड नहीं होता है। दूसरा, साइंस जो ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल है, ऑब्जेक्टिव एंड साइंस जो फैक्चुअल है कि नहीं। साइंस ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है, वो कभी भी फ्रिजोडाइज नहीं होता है। दूसरा, साइंस में जो वैल्यूज होता है, वैल्यूज डस नॉट गेट इन्फ्लुएंसेस बाय इमोशंस। ठीक है, दूसरा, इसका जो वैल्यूज है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। उसके बाद लॉस एंड थ्योरीज, साइंस का जितना भी लॉ और थ्योरी है वो लोग कैसे डेवलप होता है, यूजिंग फैक्ट, रिफ्लेक्सेस। ठीक है, उससे वो लोग डेवलप होता है। दूसरा, साइंस थ्योरीज डेवलप्ड थ्रू फैक्ट्स, रिफ्लेक्सेस एंड रीजनिंग। इससे आपका साइंस का थ्योरीज डेवलप होता है। और दूसरा, साइंस एक लॉजिको डिडक्टिव मेथड है ना, लॉजिक डिडक्टिव मेथड, यानी कि लेबोरेटरी में रिसर्च करके पाया हुआ चीज, ये है आपका साइंस। ठीक है, और इसीलिए साइंस को हम क्लासिफाई करता है इनटू प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। समझ गया, थोड़ा साइंस के बारे में और डिटेल से ये हो गया। इसीलिए हम क्या करता है, हम जो साइंस को डिवाइड करता है, साइंस का जो स्टडी है उसको हम प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस में हम डिवाइड करता है। ठीक है, प्योर साइंस का मतलब क्या है, ऐसा साइंस, ऐसा साइंस जो कंप्लीटली थ्योरीज, नॉलेज, आइडियाज पे डिपेंड है, यानी कि आइडियाज, नॉलेज और जो थ्योरीज पे डिपेंड होता है, वो है आपका प्योर साइंस ना। अप्लाइड साइंस क्या है, अप्लाइड साइंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ दिस प्योर साइंस, उसी को हम अप्लाइड साइंस बोलता है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ प्योर साइंस। ये है बिगिनिंग साइंस का क्लासिफिकेशन। है, उसके बाद साइंस को हम फिर फर्दर क्लासिफाई करता है, तब जाके साइंस जो सोशोलॉजी बनता है। जब हम इनिशियल फेज में साइंस का ये फेज में देखेगा, इसमें हम डायरेक्ट, क्योंकि सोशोलॉजी को हम लेबोरेटरी में स्टडी नहीं कर सकते, हम इन पॉपुलेशन, इन जनरलाइज सैंपल देख के हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ये सब्जेक्ट यानी कि प्योर और अप्लाइड, ये दोनों को जब हम फर्दर डिवाइड करता है, फर्दर डिवीजन, व्हेन वी डिवाइड दिस इनटू फर्दर डिवीजन, तब हम इसको डिवाइड करता है इनटू नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, देन कम्स योर सोशोलॉजी। ओके, तब हम इसको फर्दर डिवाइड करता है इनटू नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। होगा, तो ये लिखना नहीं है एग्जाम में ये नेचुरल साइंस के बारे में, फिर भी हम बताएगा नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस जो ऐसे साइंस है जो फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ता है, और दूसरा होता है लाइफ साइंस के बारे में जो पढ़ता है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब लिविंग सेल्स ना, और फिजिकल मतलब जैसे कि आपका फोर्स हो गया, लॉस हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसके बारे में स्टडी करना। नाउ इसको देखो, सोशल साइंस, इसको अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं। हो गया क्या, जो प्योर साइंस का एग्जाम्पल, जैसे कि इवोल्यूशन थ्योरी, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। के इसको देखो, प्योर साइंस में जैसे आइडिया नॉलेज थ्योरी है, तो उसमें हम एग्जाम्पल में हम लिख सकता है आपका डार्विन्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस है, ये लोग बेसिक फैक्टर है जिससे हम लोग साइंस का स्टडी बिगिन करता है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फर्दर जाता है, जैसे जैसे हम लोग फर्दर जाता है, वी फाउंड कि ऐसा साइंस का बहुत सा पार्ट है जो नॉन लिविंग के साथ भी रिलेटेड है और जो लिविंग के साथ भी रिलेटेड है। और साथ ही साथ सोशल फैक्टर यानी कि साइंटिफिक फैक्टर्स को हम लोग, जैसे सेंसेक्स हो गया, ये सब का कैलकुलेशन करने भी हम लोग यूज़ करता है। सुसाइड का केस होता है उसको भी यूज़ करता है। रेप केस होता है उसको भी हम लोग साइंटिफिक यूज से मेथड से यूज़ करता है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर, यानी कि जैसे जैसे मतलब आपका सोसाइटी चेंज होते गया है, उसका फैक्टर के वजह से, उसका इफेक्ट के वजह से, उसका जो बैक फुल होता है, उसके वजह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग फिर साइंस को क्लासीफाई करता है। मतलब आपका जो नेचुरल और जो सोशल साइंस है, उसका क्लासिफिकेशन बेसिकली सोशल जो चेंजेस होता है उसके वजह से निकलता है। ठीक है। लेकिन उसका बेसिक भी, उसका स्टडी का बेसिक भी प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस से ही निकलता है। इसलिए हम लोग बोलता है कि प्योर और अप्लाइड को हम लोग और फर्दर डिवाइड करेगा इन ऑर्डर टू स्टडी सोसाइटीज। ठीक है। इसीलिए हम लोग नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में उसको डिवाइड करता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जब आप प्योर साइंस में ले रहा है, दैट मीन्स प्योर साइंस में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये प्रूफ होता है। ये ऐसे बोलता है, और ये प्रूफ को कैसे करता है हम लोग, अप्लाइड साइंस यूज करके। वहाँ में अप्लाइड साइंस में ना आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड जो होता है वो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल देता है। और इवोल्यूशन में डार्विन खुद बोलता है, जो नेचर से अडेप्ट करने का एबिलिटी होता है सिर्फ वो सर्वाइव करता है। और इसका एग्जाम्पल वो बोलता है कि साइज मैटर नहीं करता है। साइज में मैटर करता तो लिजर्ड, एंट वो लोग सर्वाइव नहीं करना था। और जबकि आपका जो ट्राइसेप्टर मतलब डायनासोर्स लोग है वो लोग सर्वाइव करना था। तो क्योंकि डायनासोर लोग का फेस में अगर हम बोलेगा कि बाहर से कैटास्ट्रोफी आके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये कैटास्ट्रोफी बराबर सब चीज़ को लगाए, है ना। जैसे आपका फर्न प्लान हो गया प्लांट्स में, और जैसे हो गया आपका एंस हो गया, लिजर्ड हो गया, है ना, कुछ कुछ एनिमल्स, दे आर स्टिल हियर, विच इटसेल्फ सजेस्ट की साइज जो किसी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को डिसाइड नहीं करता है। जो उस समय का सिचुएशन के साथ एडप्ट कर सका है वही सर्वाइव किया। इसीलिए जो फर्न प्लान होता है जिसको हम लोग खाता है ना, उसको हम लिविंग फॉसल का एग्जाम्पल दिया जाता है। समझ में आया? तो ये उसी के बारे में है। तो अभी हम ये सोशल साइंस को थोड़ा देखेगा हम। ठीक है। नेक्स्ट अबाउट सोशल साइंस। सोशल साइंस में दे सेड कि सोशल साइंस को स्टडी करने के लिए हम दो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। और ये वो क्राइटेरिया है जिसके चलते हम शुरुआत में सोशोलॉजी को साइंस बोल के हम मार्क, जैसे कि स्पेशली कांट। कांट वो सोशलिस्ट है, मतलब वो फिलोसोशलिस्ट है जो सोशल साइंस को सोशोलॉजी के साथ वो कंबाइन करता है। ठीक है। और जो जो कांट का जो फिलोसोफर्स यानी कि उसका जो फॉलोअर्स है, दे आर ऑल नोन एज नियो कैंटियन। नियो कैंटियन। नियो कैंटियन मतलब कांट जो बोला है कि सोशल साइंस को हम सोशोलॉजी में बता सकता है, साथ में ओवरलैप कर सकता है, वो बोलने वाला पार्टी लोग है, उसको हम लोग नियो कैंटियन बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये वो डिसिप्लिन है जहां में सोशल साइंस को वो लोग नोमेटेटिक साइंस बोलता है। सोशल साइंस को शुरुआत में वो लोग नोमेटेटिक साइंस बोल के क्लासिफाई करते हैं। नोमेटेटिक का मतलब क्या है? ये ऐसा साइंस ऑफ द सोशोलॉजी है जो क्वांटिटी क्वांटिटी एनालिसिस को स्टडी करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब वो लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव स्टडी, उसका मतलब और भी क्लासिफाई करेगा, फैक्ट्स एंड डिटेल्स, नॉट डिटेल, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, फैक्टर ऑफ सोसाइटी, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग मैटर्स ऑफ सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर, और ये लोग का जो नेचर है, दे वेर मोस्टली हाइपोथेसिस।
ठीक है। और इसका एग्जांपल में हम आपको एग्जांपल दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसेक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। पॉपुलेशन सेंसस में जब हम बताता है कि इंडिया का पॉपुलेशन, सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है ना? तो 1.5 बिलियन ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना? ओवरऑल सबका मास को जनरलाइज लेना। ये बिलियन के अंदर में कितना कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है? कितना वुमेन सेक्शन है, कितना बच्चा है, ये नहीं बताया। सो इसीलिए हम इसको बोलेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बाहर से देखता है, फैक्ट्स और फाइंडिंग के फैक्टर्स में आपका जनरलाइज एक हाइपोथेसिस बनाता है, इतना पॉपुलेशन है। नाउ ईच पॉपुलेशन में अगर हम वीमेन को क्लासिफाई करेगा, चाइल्ड को क्लासिफाई करेगा, और उसके बाद जो आपका मार्जिनलाइज सेक्शन को क्लासिफाई करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका ओल्ड एज पीपल को क्लासिफाई करेगा, तब हम उसको बोलेगा इडियोग्राफिक साइंस। समझ में आए? नाउ दिस नोमेटिक जो क्लासिफिकेशन है नोमेडेटिक, जिसको कंट मानता है, और कंट बोलता है कि ये बेसिकली साइंस जैसे ही तो है ना, एनालाइज कर रहा है, ये साइंस जैसे ही है, इसलिए वो सोशोलॉजी को साइंस मानता है बेस्ड ऑन द नोमेटेटिक साइंस। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया, कंसेप्ट लाइक सुसाइड, है ना, कंसेप्ट लाइक डिवियंस यानी कि सोसाइटी से अलग होना, किसी किसी का साइकोलॉजी सोसाइटी से नहीं मिलना, एबनॉर्मल फीचर निकलना। एबनॉर्मल फीचर मतलब नहीं ऐसे हाथ उत नहीं, एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर निकलना जो सबसे यूनिक हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इडियोग्राफिक साइंस भी निकलता है। ठीक है, ऐसा साइंस जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि आपका कार्ल मैक्स लो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ढूंढता है। वो बोलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आदमी को इतना अलाइन कर दिया कि उसका एक डिवियंस वाला कैरेक्टर निकल गया, यानी कि क्लास स्ट्रगल के बारे में, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ के बारे में वो बोलने लगे। समझ में आया है? ठीक है, सो इसको याद रखो, ये एक स्टडी हो गया। सेकेंड स्टडी है आपका सेकेंड स्टडी है आपका आइडियोग्राफिक साइंस। ये सब सोशल साइंस के अंदर में है। ठीक है, हाँ ये कांट फॉलो करता है इसको। हाँ नियो कैंटिज्म बोलते हैं, कैंटियनिज्म बोलते हैं। साइंटिफिक वे नहीं, मतलब ऐसे एनालाइज करना जहाँ में वो खुद को साइंस जैसे लगाना, साइंस जैसे कंप्लीटली फिजिकल साइंस जैसे अलाइन करना। सिर्फ ये कि लेबोरेटरी में जाके इसका एनालाइज नहीं होता है, जैसे साइंस को हम लेबोरेटरी में भी पढ़ सकते हैं, है ना, माइक्रोबैक्टीरियाज को हम लेबोरेटरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है, अब उसको लेबोरेटरी लेके जाएगा कैसे? ये था बेसिक क्रिटिक्स। ठीक है, इसको समझा है? ठीक है, बेसिक क्रिटिक ये कि ह्यूमन का कॉन्शियस, आप हम लोग सब ह्यूमन बीइंग से वी आर डिफरेंट। मेरा जो सिबलिंग है, मेरा पास जितना भाई बहन है, वो लोग का सोच एंड लुक्स तक भी अलग होता है। इवन बिटवीन द ट्विन सेम थॉट नहीं होता है। तो ये कॉन्शियसनेस को हम लोग समझ में नहीं आ रहा, उसको कैसे लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करेगा? दैट वाज द बेसिक केस जो साइंस को सोशोलॉजी से अलग करता है। ठीक है होगा। सो इडियोग्राफिक साइंस, ये साइंस जो बेसिकली क्या है, इसको हम बुलाता है सब्जेक्टिव साइंस, सब्जेक्टिव स्टडी, सब्जेक्टिव स्टडी। सब्जेक्टिव का मतलब ये क्या होता है, ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, मतलब ईच फैक्टर जो है उसको वो यूज करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। याद रखो, नोमेडिक मतलब क्वांटिटेटिव, ये वर्ड कभी गलत नहीं होना चाहिए आंसर स्क्रिप्ट में। ठीक है, रिमेंबर, जब आप नोमेटेटिक सोशोलॉजी या स्टडी लिखता है, यू हैव टू यूज द वर्ड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जो बाहर का फैक्चुअल इंटरनल चीज को नहीं देखता है। उसके बाद सब्जेक्टिव मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव स्टडी एनालाइज, क्वालिटेटिव एनालाइज। इसको समझाने के लिए हम फिर से पॉपुलेशन ही ले रहे हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, फिर से हम पॉपुलेशन को ही लेगा। जैसे पॉपुलेशन का सेंसेक्स, ठीक है, पॉपुलेशन का सेंसेक्स अगर हम बोलेगा 1.5 बिलियन है, तो इसमें आई विल से वुमेन, इसमें वुमेन जो 70 लैक्स है सपोज, ठीक है, इसमें वुमेन 70 लैक्स है। उसके बाद चिल्ड्रन, यानी कि हम और स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं इसको, है कि नहीं, चिल्ड्रन जो 0.07 लैक्स है सपोज। उसके बाद हम ये सब क्लासीफाई करके मेन जो
सपोज 1 करोड़ अकेला मैन है, ओके सपोज। उसके बाद हम और क्लासिफाई करते हैं एसटी पीपल, है ना, ओबीसी पीपल, ठीक है। उसके बाद और एक चीज, आजकल ना सोशोलॉजी में ये ट्राइब के बारे में पूछा जा रहा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स। इसको हम लोग थियोरिटिकल थॉट्स के बाद हम लोग उसको पढ़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स सोशोलॉजी के पार्ट है। ये चीज़ जो आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, क्रॉस द मैच, ठीक है, मैच द कॉलम। तो इसीलिए जैसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। सो यानी कि हम और सेक्शन में क्लासिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाई कर रहा है। इसीलिए हम बोलेगा कि ये सब्जेक्टिव स्टडी है, क्वालिटी बेस सब ईच को देख रहा है डिटेल में। तो दैट इज व्हाट योर इडियोग्राफिक स्टडी इज अबाउट। ठीक है, श्योर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सोशोलॉजी क्या है। अर्लियर सोशोलॉजीज जो जैसे कि आपका कंट हो गया है, कंट के बाद दूसरा है आपका अगस्ट कॉमेट। अगस्ट कॉमेट सोशोलॉजी को ना, सोशोलॉजी स्टडी को साइंस सीधा नहीं बोला है, वो बोला है पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए साइंस को यानी कि सोशोलॉजी, अभी देखो साइंस का डेफिनेशन क्या है आप समझिए, है ना। साइंस कम्युनिटी ह्यूमैनिटी के लिए है, यूनिवर्स के लिए है, ऐसा बोल के आप समझिए। तो सोशोलॉजी को अभी हम लोग देखेगा कि सोशोलॉजी किस तरह से साइंस से लिंक करता है। ऐसा क्या चीज़ है जो सोशोलॉजी में जो उसको साइंस से लिंक करता है, और उसको स्टडी करने के लिए हम शुरुआत करेगा पॉजिटिविज्म से, जो अगस्ट कॉमेट ने बताया है। रिमेंबर दैट। और पॉजिटिविज्म को पूछता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो बुक्स है, आपका ये जो पीपीटी है, जहाँ में ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो, ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली सोशोलॉजी को साइंस कैसे नहीं डाल सकता है, क्यों डाल सकता है, उसके बारे में। मतलब कोई भी क्लियर कट सीधा नहीं बोलता है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल स्टडीज है। अब इसको सीधा ये अभी से ऐसा होगा अब ऐसे नहीं बोल सकता है। इसीलिए जब आप एग्जाम में आंसर लिखेगा, ठीक है, स्टूडेंट लोग को, ऑनलाइन वाला को भी हम बता रहे हैं, एग्जाम में जब इसके बारे में आंसर लिखेगा, यू विल ऑलवेज कीप योर एग्जाम मतलब आंसर इन द डिप्लोमेटिक, इन द मिडिल टर्म। यू विल से दे सब डिवीजन में दे ओवरलैप, बट इन अदर वेज एज ए डिसिप्लिन वो अलग होता है। रिमेंबर, डिसिप्लिन वर्ड यूज करेगा। डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी एंड डिसिप्लिन ऑफ साइंस अलग है। लेकिन जब सब डिवीजन में सोशल साइंस में जब हम लोग पढ़ता है, सर्टन फैक्टर्स एक दूसरे से कोलाइड करता है जो डिनाई नहीं कर सकते। ये सब टर्म्स आप यूज करें। आप कभी नहीं बोलेगा यस साइंस इज सोशोलॉजी, यू विल नेवर राइट लाइक दिस। यू हैव टू राइट ऑलवेज इन ए डिप्लोमेटिक, मतलब खुद का आंसर को भी कंट्रोवर्सी वे में आप लिख दो कि आपका जो राइटर है, दे देमसेल्व्स, हम लोग भी हमेशा आर्गू करते हैं, तो दे देमसेल्व्स विल अंडरस्टैंड यस दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो ये रिमेंबर करो, श्योर। सो तो सोशोलॉजी को अभी हम लोग बिगिन करेगा, डिफाइन करेगा, है ना। सोशोलॉजी ऑलरेडी चैप्टर 1 में आप पढ़ लिया सोशोलॉजी क्या है, ठीक है। सो इसीलिए हम स्टडी को स्टार्ट कर रहा है पॉजिटिविज्म से। पहला क्योंकि ना ऐसे है, आप लोग क्लास 9-10 का मैथ्स तो ऑब्वियसली याद नहीं होगा, फिर भी हम आप लोग को याद दिला रहा है। क्लास 9 में एक चैप्टर है रैशनल और इरेशनल नंबर, क्लास 10 में। आई होप इतना तो एज नहीं हुआ होगा। क्लास 10 में एक चैप्टर है रैशनल और इरेशनल नंबर, वो कि चैप्टर 1 होता है, जहां में आपको एक क्वेश्चन आता है, प्रूफ √1 इज इरेशनल नंबर। याद है, ऐसा बोल के क्वेश्चन आता था। आई होप आपको याद है ना। सब ऑनलाइन बच्चा, आप लोग भी शायद याद होता होगा। ऑनलाइन बच्चा तो नहीं है, आप लोग भी बहुत एक्सपीरियंस है ना, ऑफिसर बन जाएगा ये लोग। सो प्रूफ √1 इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आता था, और ये कंपलसरी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन हर साल सीबीएसई पूछता है। तो यहाँ में अगर आप देखिए प्रूफ √1 इज इरेशनल, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करता था, हम लोग ऐसे स्टार्ट करता था कि पहला ये जो रैशनल नंबर है बोल के, याद है। मतलब याद नहीं है तो फिर से याद दिला रहा है, या तो एनसीईआरटी बुक्स मिलने से ऐसे समझने के लिए देख सकता है। तो जब तुम इसको दिस इज इरेशनल, सीधा हम लोग ऐसे कभी नहीं लिखते हैं साइंस में। वी विल फर्स्ट से कि ये एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद हम उसको हाँ को प्राइम के साथ हम उसको लिंक करता है, और लास्ट में हम बोलता है कि ये को प्राइम से लिंक नहीं होता है, दैट मीन्स मेरा जो एजम्पशन है वो गलत है, और अगर हम गलत है दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है।
हम लोग ऐसे प्रूव करता था, आई होप आप याद है। हाँ, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। हाँ, यस, आप लोग याद है, दैट मीन्स। तो वही चीज़ हम लोग भी ट्राई करेंगे, जैसे पॉजिटिविज्म लोग बोल रहे हैं। पॉजिटिविज्म बेसिकली ऑगस्ट कॉमेट का स्टडी है। उसके अलावा बहुत सा अलग साइंटिस्ट लोग भी इसको, सोशियोलॉजिस्ट लोग भी स्टडी किया है। तो वो पर्सपेक्टिव से हम सबसे पहले ये देखेगा कि सोशियोलॉजी बुक ऑफ नॉलेज एज ए साइंस, ठीक है। एंड देन विल सी कि हम लोग का लिमिटेशन कहाँ तक जाता है सब्जेक्ट वाइज में। समझ में आया है, ठीक है। बच्चा लोग भी आई होप समझ गया। तो पॉजिटिविज्म का सबसे फर्स्ट आई विल बिगिन विद ऑगस्ट कॉमेट। August Comet, he said, doctrine of sociology is similar to science. है ना? He said, doctrine, doctrine of sociology is similar to science. और उसके बाद वो सपोर्ट में क्या बोला है? क्योंकि सोशोलॉजी को भी हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन ही सेड, बिकॉज सोशियोलॉजी इट कैन बी स्टडीड बाय साइंटिफिक मेथड। लेट्स सी कैसे कैसे हम लोग करता है। है ना, सोशोलॉजी को भी हम, सोशोलॉजी साइंस से बोला वो। और ये साइंस इसलिए है क्योंकि सोशोलॉजी का स्टडी भी हम साइंटिफिक मेथड यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ। तो ये हाउ को हम लोग अभी देखेगा कैसे कैसे शुरुआत में किया है। एंड जब आप साइंस को पढ़ रहा था आपको फील नहीं हुआ है सोशोलॉजी का इम्पैक्ट भी दिखाई देता है वहां में, है ना। थ्योरीज और आपका जो हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस लोग बेसिकली फिलोसॉफिकल फॉर्म में ही निकला है। फिलोसॉफी विच इज द मदर ऑफ सोशोलॉजी, इन्हें ऐसे ही निकला है, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्स के बारे में, कोई भी यूनिवर्स में गया नहीं बाहर में, फिर भी जो एंशियंट साइंटिस्ट जिसको हम मानते हैं जैसे आर्यभट्टा, है ना। तो आर्यभट्टा वो उसको देख के सूर्यदम यानी कि सूर्य सिद्धांता बोल के उसका जो बुक है, ये सब बुक आपको मालूम करना है क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में बुक को लेके पूछा जाता है, ज्योग्राफी का बुक। तो सूर्य सिद्धांता में वो बोला है कि सन जो बीच में है और सब उसको घूरता है। तो वो कभी भी तोरा तोरी ना स्काई जाके फ्लाई करके देखा है, फिर भी वो उसका हाइपोथेसिस मून सन का क्लॉक और आपका टाइड्स का राइजिंग, है ना, और उसके बाद आपका जो अर्थ का घूमना, उससे वो समझ गया है कि हम लोग सब किसी चीज को घूर रहा है। और इसलिए वो सूर्य सिद्धांता में सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स को वो बताया है। यानी कि वो एक फिलोसोफर होके साइंटिफिक व्यूज को वो दे सका है। और बाद में वो जाके एस्ट्रोनॉमी जब स्टडी स्टार्ट होता है, दे सेड कि हाँ वो जो बोला है सही है। सो दैट मीन्स साइंस भी तो शुरुआत फिलोसॉफी से स्टार्ट हुआ है जैसे सोशोलॉजी स्टार्ट हुआ है। तो उस हिसाब से हम साइंस ऐसे मतलब सोशोलॉजी ऐसे साइंस हम मान सकते हैं। समझ में आ गया, ये फर्स्ट एजम्पशन। दूसरा दूसरा हाउ बोलने से, साइंस हैव सोशल स्ट्रक्चर, है ना। साइंस में सोशल स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट स्टडी का अलग स्ट्रक्चर है। मतलब सोशल स्ट्रक्चर मतलब साइंस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। साइंस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली सोशोलॉजी में भी स्ट्रक्चर है। सोशोलॉजी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा है, लेकिन एग्जाम में प्लीज ऐसा एग्जाम्पल पुट मत करो। इफ यू राइट साइंस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिकली दैट आंसर जो चेक कर रहा है दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। उसको आप फिर डेफिनेशन एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री में हम लोग करता था, है कि नहीं, याद है। कॉलेज में जो जो लिया आप लोग याद होगा, इसको आप स्ट्रक्चर को बताने के बाद और आप इसका डिटेल बताता है। लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम में आप उसका डिटेल बनाने लगे तो 3 घंटा में हार्डली 5-6 क्वेश्चन ही आप लिख पाए। तो वो लोग उसको नहीं देखते, वो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन को नहीं देखते, वो लोग सिर्फ देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग डिग्री सोशोलॉजी इन डिग्री एंड फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। वंस यू राइट साइंस हैव सोशल स्ट्रक्चर स्लैश स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यू राइट दैट्स इट, दे विल अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली सोशोलॉजी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कैसे है, साइंस का स्ट्रक्चर देखो। साइंस का स्ट्रक्चर में जब आप नेचर का लॉ के बारे में पढ़ता है उसको हम क्या बुलाता है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लॉ को क्या बुलाता है साइंस में, स्टडिंग द नेचर ऑफ द लॉ, उसको क्या स्टडी बोलते हैं हम लोग।
फिजिक्स, ठीक है। एंड जैसे हम यहाँ में एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसको याद करो। जैसे कि साइंस, साइंस में शुरुआत से बचपन से आपको सिखाया जाता है, बायोलॉजी है, बेसिक बेसिक हम बता रहे हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स है, जिसमें बायोलॉजी जो लाइव लिविंग जो सेल्स होता है उसके बारे में, लिविंग बींग्स के बारे में, केमिस्ट्री जो केमिकल कंपोनेंट्स जो होता है उसके बारे में, एंड फिजिक्स मतलब लॉ ऑफ नेचर के बारे में। लॉ ऑफ नेचर बोलने से अगर आप कंफ्यूज है, उसमें एक एग्जांपल याद करो। सपोज हम जानता है, वी नो कि ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज वन रोटेशन ऑफ द अर्थ एज वेल एज अर्थ का जो टिल्ट है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द सीजन, है ना, मानता है कि नहीं? उसके अलावा दूसरा अगर आप देखें, ये लैटिट्यूड यानी कि इमेजिनरी लाइंस का अरेंजमेंट हिसाब से जब हम पढ़ता है, वो बेसिकली आपको टेम्परेचर के बारे में बताता है, समझ में आए? यानी कि लॉस ऑफ द नेचर, वो फिजिक्स है। तो जैसे आपका साइंस में ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशोलॉजी में भी है कि नहीं? सोशोलॉजी में भी स्ट्रैटिफिकेशन है ना? जैसे कि अबाउट फैमिली, इधर हम लिख रहे हैं सोशोलॉजी का। फैमिली, अगर हम फैमिली बोलेगा, फैमिली किस किस टाइप का होता है? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, है ना? ठीक है, डिफरेंट, ये बेसिक नेचर है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली में भी कैसे कैसे है, सरोगेटिव फैमिली, सिंगल मदर फैमिली, है ना, डिवोर्स फैमिली। जॉइंट फैमिली में भी कैसे कैसे फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म होता है। आप समझ में आया है? ठीक है। कॉन्जॉइंट फैमिली, एडॉप्टेड फैमिली, इस तरह का डिफरेंट फॉर्म से, यानी कि जैसे आपका साइंस स्ट्रक्चर है, सोशोलॉजी में भी स्ट्रक्चर है। कास्ट को लेके आप देख सकते हैं, क्लास का स्ट्रैटिफिकेशन आप देख सकता है। ठीक है? समझ गया? सो ये एक पॉइंट है जो बोलता है साइंस सोशल, सॉरी, साइंस में सोशल स्ट्रक्चर है, सोशियोलॉजी में भी सोशल स्ट्रक्चर है। Okay? दूसरा, दिस इज द हाँ, सोशोलॉजी भी तो स्ट्रक्चर है। सोशोलॉजी का स्ट्रक्चर को हम लोग पेपर 2 में सुंदर से पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर 2 में ही आपका फैमिली के बारे में है, फैमिली का स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में है। एंड पेपर 1 का जो लास्ट लास्ट पोर्शन है, वहाँ में भी थोड़ा फैमिली का रिपीटेशन है। मतलब पेपर 2 और पेपर 1 में एक दूसरा को जुड़ा हुआ कुछ कुछ चैप्टर्स ओवरलैप करता है, जो आपके लिए फिर बेनिफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डन। नंबर 2, साइंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, दे आर persistent, persistence and consistent, consistent, स्पेलिंग गलत है मेरा। साइंस जो परसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है, एंड वन मोर टर्म, कंटिन्यूटी। साइंस परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, एंड साइंस जो कंसिस्टेंट है। तो ये बोलता है कि सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसे है। ठीक है, साइंस जो सिंस टाइम, जैसे कि 14-15 सेंचुरी में नेविगेशन से जो हम लोग पढ़ा है, उसी को हम लोग अभी तक यूज करता है। स्टार्स को हम लोग यूज करता है डायरेक्शन के लिए। यानी कि साइंस जो अभी भी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट और कंटिन्यू, वही चीज को हम लोग कंटिन्यू करता है। तो सोशल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि सोशियोलॉजी का जो पार्ट है, सोशियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है, बोला सिमिलर। हम यहाँ में शॉर्ट में लिख रहे हैं सिमिलर, वो भी सिमिलर है। अभी ये सिमिलर कैसे है? आप कास्ट सिस्टम को देख लो, कास्ट सिस्टम को देख लो। वैदिक समय से कास्ट सिस्टम है, अभी ये मॉडर्न समय में कास्ट सिस्टम और ग्रिप पकड़ लिया है कि नहीं? दैट मीन्स स्टिल परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है कास्ट सिस्टम सिंस वैदिक टाइम, है ना? लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया, चेंज हुआ है कि नहीं? अगर इसके बारे में पूछा जाए तो, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है सोशियोलॉजी में। ठीक है, कास्ट सिस्टम के बारे में शुरुआत में वैदिक लिटरेचर में क्या कहा जाता था? एनी वन ऑफ यू?
कास्ट सिस्टम तब अनटचेबिलिटी का बात नहीं था, उसमें अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंस में आया, मतलब ब्रिटिश समय में आया, कॉलोनियल इरा में। वो भी आफ्टर 1930s की बात आया है ना, उसका स्ट्रॉन्ग फॉल तब दिखाई दिया, मतलब उससे पहले भी था होगा, लेकिन पूरा दिखाई दिया है। एनी वन ऑफ यू, ये एक मिथ के साथ जुड़ा हुआ है, मिथ मिथ मीन जानता है, जमाना का कहानी के साथ जुड़ा है। कोई भी बच्चा लोग, ये ऑनलाइन बच्चा लोग, एनी वन ऑफ यू, एंडोगेमियस ग्रुप, ओके ओके। So with time, if you see, caste system initially in the Vedic literature, it was basically on the base of profession. Remember that profession. They said जो माता से निकला है वो सबसे बड़ा जाति रहेगा ब्राह्मण, इसलिए वो लोग प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। जो हार्ट के साइड से यानी कि बाजुओं के साइड से निकलते हैं, दे आर वेरी ब्रेव वेलोर्स, दैट मीन्स दे आर क्षत्रिय ट्राइब। जो कमर से निकलता है वो बिजनेस इकोनॉमिक करेगा, दैट मीन्स दोस आर शूद्रस। और जो पाव के नीचे से निकलता है यानी कि पाव के यहाँ से निकलता है, दे आर वेशियस, सॉरी वेशियस, ओ सबसे लास्ट शूद्रस, ओके सॉरी सॉरी, ओके वेरी सॉरी, हाँ यस डिवाइन ओरिजिन, वेरी गुड, डिवाइन ओरिजिन से, ठीक है। तो ये ओरिजिन का कंसेप्ट जो इंडिया में था, एंड तब छूट अछूत ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या किया, इसको अछूत छूट के हिसाब से किया है। और ये अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट को बी आर अम्बेडकर बहुत कोशिश किया ये वर्ड को निकालने के लिए, अनटचेबिलिटी। लेकिन महात्मा गांधी बोला है कि अनटचेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट तो वो लोग का ये जो छोटा जात कास्ट सिस्टम से उसको प्रॉब्लम नहीं था, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को महात्मा गांधी भी मानता था, लेकिन अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है उसको निकालना है। लेकिन बी एड अम्बेडकर क्या बोला है, जब तक स्ट्रेटिफिकेशन रहेगा, कास्ट में अनटचेबिलिटी टचेबिलिटी का कंसेप्ट रहेगा। तो अभी भी और भी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्ट है अभी। तो इसी से कास्ट सिस्टम पहले से था, अभी भी है और अभी भी कंटिन्यू कर। दैट मीन्स सोशोलॉजी भी साइंस जैसे चलता है, ये समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, नंबर 3, सोशल स्ट्रक्चर भी आपका सेगमेंट हो सकता है, यानी कि जैसे साइंस देखो, साइंस रिडक्टिव एनालिसिस कर सकता है, रिडक्टिव एनालिसिस, साइंस रिडक्टिव एनालिसिस कर सकता है। सिमिलरली सोशियोलॉजी भी करता है, सोशियोलॉजी भी रिडक्टिव एनालाइज करता है। होगा, जैसे साइंस के अंदर में, बायो के अंदर में देखो, बायो के अंदर में बॉटनी और जूलॉजी एक दूसरे को डिवाइड करता है कि नहीं। तो वैसे ही सोसाइटी के अंदर में अगर हम अपर क्लास लिखने से भी, अपर क्लास में भी डिवीजन होता है, लोअर क्लास उसमें भी डिवीजन हो सकता है। यानी कि जैसे वो खुद को और रिडक्टिव एनालाइज करता है, वैसे ही सोशोलॉजी भी कर सकता है। सही, नेक्स्ट, नंबर 4, साइंस रिलेट्स टू कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट का मतलब साइंस जो रीजन फॉर इस कॉज उसको ढूंढता है, बोला है ना। कुछ चीज अगर होता है तो ये क्यों हो रहा है उसको साइंस ढूंढता है, यानी कि कॉज इफेक्ट को साइंस ढूंढता है। सिमिलरली आपका सोशियोलॉजी भी ऐसे ही ढूंढता है। ओके, सोशियोलॉजी यहाँ में हम फिर से लिख रहे हैं, सिमिलरली सोशियोलॉजी जो है वो भी कॉज इफेक्ट फैक्टर को वो सर्च करता है। और इसमें बेस्ट एग्जांपल है स्कूल ड्रॉप आउट्स, स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स ज़्यादातर हम जनरलाइज कंसेप्ट को हम बोल रहे हैं, जैसे कोई कोई लोग ड्रग एडिक्ट हो जाता है इसलिए वो स्कूल छोड़ देता है, उसको नहीं। लेकिन इंडिया में जो लिटरेसी का रेट जो कम है, वो बेसिकली कॉज इफेक्ट में सोशियोलॉजी क्या पता करता है, किसके वजह से ड्रॉप आउट होता है इंडिया में ज़्यादातर, और ये ड्रॉप आउट में मैक्सिमम पॉपुलेशन फीमेल होता है ना। फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 पढ़ने के बाद हो गया, बहुत पढ़ा दिया, छोड़ देता है, और वो घर का काम करता है और 14-15 ईयर्स में उसको शादी दे दे सकता है। कुछ समझ में आया? तो इसका कॉज इफेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट स्पेशली फीमेल, फीमेल से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं,
कि वो लोग सबसे सच में सोसाइटी का मार्जिनलाइज सेक्शन है। तो फीमेल, अगर हम फीमेल से बात करें और फीमेल का ड्रॉप आउट की बात करें, तो सबसे पहला रीजन होता है पॉवर्टी। यानी कि ये रिडक्टिव कॉज इफेक्ट को ढूंढ रहा है ना? तो पॉवर्टी यानी कि जब आदमी गरीब होता है और आपको चॉइस करना पड़ता है, माँ पिताजी को, बेटा या सन दोनों में से एक स्कूल जाएगा। दे विल ऑलवेज चूज सन। वो लोग सन को भेजेगा स्कूल के लिए एंड डॉटर घर बैठ के काम करेगा। समझ में आया? यानी कि पॉवर्टी वन ऑफ द कॉज हो सकता है। उसके बाद दूसरा कॉज हो सकता है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस्ड, हम ऐसे मानता है कि गर्ल जो होता है वो ऐसा प्रॉपर्टी होता है पैदा से कि वो घर का नहीं है, किसी और घर का है ना? और घर दोतर जो होता है उसको सिर्फ शादी देना है और वेल सेटल होना है, वही माँ पिताजी का धर्म है। जेंडर बायस्ड। और मेल को हम सोचता है कि वो मेरा प्रोजेनी को आगे लेके जाएगा। दैट इज व्हाट वी बिलीव। और यू वोंट, मतलब आप सरप्राइज होगा कि ट्राइबल स्टडीज ट्राइबल स्टडीज मतलब हम लोग का अपना यहाँ का ट्राइबल स्टडीज में यू विल फाइंड मेल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेल का प्रोजेनी। हम लोग ऐसे आउटलुक से देखने से ना, हम लोग बाकी सोसाइटी से वी आर बहुत प्रोग्रेसिव और वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन व्हेन प्रॉपर्टी लुक का बात आता है, इवन वी बिलीव अस ए मदर, इवन हम लोग भी ऐसे होता है कि एक बेटा तो होना है। ये कंसेप्ट हम लोग, एटलीस्ट एक बेटा होना है ना पिताजी का नाम ले जाने के लिए। जेंडर बायस नहीं चाह के भी, इतना पढ़ा लिखा हो कि हम लोग खुद भी बोलता है और हम भी ऐसे चाहते हैं कि मेरा भाई का जो पत्नी हो, पहला बेटा दो, उसका बाद बेटी एक दो देने से भी हो जाएगा, लेकिन बेटा तो दो। वो कंसेप्ट जेंडर बायस, उसके वजह से फीमेल का ड्रॉप आउट्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा हाइजीन, इसको हम लोग बात नहीं करते। हाइजीन प्रोविजंस, ठीक है ना? हाइजीन प्रोविजन में जो टॉयलेट बनाना लड़की लोग के लिए, स्कूल में जो वो लोग के लिए ओपन टॉयलेट नहीं होता है वो लोग का, तो उसके वजह से वो लोग वहाँ जा नहीं सकते। और स्पेशली वो लोग का जो मंथली पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन, उसमें वो लोग को और तकलीफ मिलता है। तो घर वाला क्या सोचता है, बेस्ट है तुम स्कूल में भेज, तो घर में भेज जाओ। वो एक होता है। हम लोग ज़्यादातर वीक सी पॉवर्टी और जेंडर बेस हम देखते हैं, लेकिन जो हाइजीन प्रॉब्लम होता है औरत के साथ, फीमेल के साथ, उसको जनरली हम लोग ओवरलुक करता है। इसीलिए टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट के साथ जो वोमेन सेक्शन है वो लोग प्लीड करता है कि वोमेन के साथ एवरी टॉयलेट में, मतलब एवरी स्कूल में प्रोविजन दिया जाए। ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल बोलेगा, आई थिंक इट वॉज 6 to 7 years बैक। 6 to 7 years बैक जब ये केवी का स्कूल, ये ला केवी वन का जो स्कूल था, वहाँ में टॉयलेट का जो प्रोविजन था स्पेशली फीमेल के लिए, दैट वाज नॉट दैट गुड। फीमेल का जो प्रोविजन है वो इतना अच्छा नहीं था, और मेल का जैसे ऐसे ओपन यूरिनेशंस नहीं होता है क्या, फीमेल भी ऐसे था। तो कोई पेशाब करने से दूसरा वाला दोस्त उसको दाग के ऐसे पीछे से भेजता था ऐसे। दैट वाज द प्रोविजन। तो सडनली स्कूल का इन्फेक्शन एक आया है, इंस्पेक्शन आया था, स्पेशली यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक व्हाट वाज हिज नेम, वेरी टॉल, कुछ बहुत लंबा है, रघुवंशी ऐसे कुछ नाम है, सूर्यवंशी है कि ऐसे कुछ नाम है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट एजुकेशन का सेक्टर में वो आया है एंड ही विजिटेड। जब वो केवी का स्कूल देखा है ना, वो इतना शॉक हो गया। वन ऑफ द सेंट्रलाइज मदर इंस्टीट्यूट ऑफ एवरी स्टेट है ना, वो लोग मदर इंस्टीट्यूट माना जाता है। वो इंस्टीट्यूट में बेसिक प्रोविजन फॉर द गर्ल नहीं है। सो इसलिए वो क्या किया है, ये केवी का स्कूल का लाइसेंस को काट देगा बोला वो। तब जाके अभी जो केवी का बाथरूम है, जहाँ में फीमेल लुक का दरवाजा दरवाजा है, पूरा दरवाजा के साथ पर्दा लगा के रखा है फीमेल बाथरूम में, वो प्रोविजन तब चेंज है। सो ऐसे मदर इंस्टीट्यूट में भी बेसिक नेसेसिटी फॉर द पर्सनल हाइजीन जब मेंटेन नहीं होता है, आप सोच के देखो व्हाट अबाउट द अदर स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल। समझ में आ गया? सो ये नेसेसरी है। ठीक है। सो ये कॉज इफेक्ट को जानता है, तो सोशोलॉजी भी क्या करता है, कॉज इफेक्ट को ढूंढता है। समझ गया? गुड। नेक्स्ट नंबर है 6 टू 5। ओके 5। जैसे साइंस जो ऑब्जेक्टिविटी पे है, ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू बेस्ड न्यूट्रलिटी, है ना? साइंस एक वैल्यू बेस्ड न्यूट्रलिटी पे है। दे से सिमिलरली सोशोलॉजी भी ऐसा ही है। ठीक है, सोशोलॉजी भी न्यूट्रल है। सो सोशोलॉजी न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिविटी, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सोशलिस्ट था, जिसका
राइटिंग बहुत सबसे ज़्यादा आदमी को इन्फेक्ट किया था, उसका नाम रूसोव है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोग जब अपना टीचर के साथ पढ़ेगा हिस्ट्री में, रूसोव के बारे में पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर फ्रेंच रिवॉल्यूशन विदाउट स्पेलिंग सही है? रूसोव, है ना? रूसोव के सेइंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा है बोला। एंड देयर आर सर्टेन पीपल दे कंसिडर कि अगर रूसोव उस समय में नहीं होता तो मे बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी फर्टर्निटी है ना, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं निकलना था। क्या है? तो सोशोलॉजी भी ऐसे है, वो ऑब्जेक्टिव वैल्यू बेस्ड न्यूट्रलिटी पे देखता है, लेकिन इसमें ये इसलिए बोला है रूसोव के बारे में बिकॉज रूसोव एज ए पर्सन वो बायस आदमी था, एज ए पर्सन। लेकिन जब उसका फिलोसॉफिकल थॉट फॉर द फ्यूचर फॉर द सोसाइटी है वो हमेशा न्यूट्रल था। कैसे बायस से बोलने से, रूसोव अपना पर्सनल लाइफ में अपना ही बच्चा जो था, जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकला है, उसको वो कम्प्लीटली रिजेक्ट किया, कभी अपना सन देखा ही नहीं। वो उसका पर्सनल लाइफ था, फिर भी एज अ सोशलिस्ट वो न्यूट्रल बेस एंड बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता था। तो जैसे साइंस है किसी को स्पेयर नहीं, वैसे सोशोलॉजी भी ऐसे करता है। ठीक है, समझ गया? रूसोव के बारे में जाके पढ़ो कभी भी ना, यू विल फाइंड मेनी थिंग्स जो बहुत अलग है उसका फिलोसॉफी से, उसका उसका पर्सनल लाइफ। दूसरा यूनिटी ऑफ साइंस। दूसरा पॉजिटिविज्म बोलता है यूनिटी ऑफ साइंस में साइंस जो डिफरेंट साइंस का नॉलेज हर एक डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द साइंस को अटैच करता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ द साइंस के बारे में, और वो बोलता है सिंस सोशोलॉजी में हर एक फीचर साइंस के है, दैट मीन्स आपका सोशोलॉजी पार्ट ऑफ साइंस है और साइंस उसको अपना अंदर में इंक्लूड करना है। यूनिटी ऑफ साइंस लास्ट में वो बोलता है। तो अगस्त कमेट ये बोलता है कि जैसे सब साइंस एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा का एक्सप्लेनेशन देता है, सोशोलॉजी सोशोलॉजी भी तो एक्सप्लेनेशन देता है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी इंक्लूडेड विद द साइंस एंड यूज एज अ यूनिटी ऑफ साइंस। समझ गया? ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर अगस्त कमेट सेड अबाउट पॉजिटिविज्म। नाउ जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कोशिश करेगा कि पॉजिटिविज्म का डिवीजन क्या है ना, क्या किस तरह से मेथड से हम लोग स्टडी करते हैं। तो अभी तक आप क्या देखा, आप देखा है साइंस का डेफिनेशन, आप देखा है पॉजिटिविज्म का व्यू से साइंस सोशोलॉजी का डेफिनेशन एज साइंस, वो देखा है। नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म पार्ट, यानी कि ऐसा तीन फिलोसोफर्स के सेइंग्स हम लोग देखेगा जो साइंस को सोशोलॉजी को डिसिप्लिन कैसे अलग है वो लोग बोलते हैं, और वो लोग एग्री नहीं करता है, और वो लोग बेसिकली पॉजिटिविज्म जो क्राइटेरिया है उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी स्टार्ट होगा आपका बुक का कंटेंट। या में लेट्स देखो लेते हैं बोलते हैं इसमें, लेट्स बिगिन बाय टेलिंग यू टू स्टोरीज होगा। तो ये दो स्टोरी में हम सबसे पहले कार्ल पॉपलर पॉपर उसका स्टोरी से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो एक्चुअल मास्टर है और थॉमस कन जो उसका स्टूडेंट था। समझ में आया? यहाँ में स्टूडेंट का आगे डाल दिया, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई एम बिगिनिंग विद हिम, एक्चुअल जो ऑनर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो टीचर है। ठीक है, सो कार्ल पॉपर। नाउ कार्ल पॉपर इन 1934 वो एक बुक लिखा है, एंड रिमेंबर आंसर राइटिंग में ना अगर आप बुक का नाम लिख पाए बहुत अच्छा होता है। जब आप आंसर स्क्रिप्ट लिखता है तब अगर बुक का नाम अगर आप मेंशन करें कि ये वो बुक से लिया गया है, उसका स्टडी है और उससे ये एक्सट्रैक्ट है, अगर आप मेंशन करेगा डिफाइनेशन में डेफिनेशंस में, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई करो कि आप बुक, बहुत बुक है, हंड्रेड्स ऑफ बुक है आपका यहाँ में, तो उसमें से कुछ कुछ बुक्स होता है जिसको बाहर करना ही पड़ता है, आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कार्ल पॉपर कार्ल पॉपर 1934 में वो एक बुक लिखा है लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जिसमें वो बताया है ही बिलीव पर्पस ऑफ फिलोसॉफी और इट्स एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन मतलब ये एप्लीकेशन में आएगा आपका सोशोलॉजी। ठीक है, ही सेड
Purpose of philosophy or its application was to bring clarity to the real world problems. It must seek to tell us something about our place in the universe. यानी कि फिलोसॉफी और उसका जो ब्रांचेस निकला है, और वो फिलोसॉफी का ब्रांचेस से शुरुआत साइंस भी तो फिलोसॉफी था, है ना? अगर साइंस फिलोसॉफी नहीं था तो एरिस्टोटल लोग कैसे निकला, जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी और जूलॉजी मानते हैं? समझ गया? तो ये ही से कि पर्पस ऑफ सोशोलॉजी और इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, वो लोग का बेसिक काम शुरुआत में पैदा इसलिए हुआ है ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्लियरिटी दे, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको बताए। इतना समझा है? उसके बाद ही सेड, whenever we propose a solution to the problem, we ought to try it as hard as we can to overthrow our solution rather than defend it. अभी जैसे हम आपको बोला इरेशनल थ्योरी, है ना? जब इरेशनल थ्योरी में क्या होता है, ये बोलता है जितना भी फिलोसॉफिकल थॉट्स साइंस और सोशोलॉजी हो, जब आप कुछ भी थ्योरी आप प्लेस करता है, वो ऐसा थ्योरी होना है जो क्रिटिसिज्म ले सकना है, और ऐसा थ्योरी होना है जिसको पहले शुरुआत में एक्सेप्टेंस से पहले आप उसको क्रिटिसाइज करके देखना है क्या वो अंडर द नाइफ आ सकता है कि नहीं। दैट इज व्हाट ही सेड। समझाए? श्योर? उसके बाद, in other words, philosophy and science could no longer be about finding evidence to prove a theory. तो ये बोला कि ना, जब आप किसी भी कोई भी थ्योरी को आप रख के उसको क्रिटिसिज्म पॉइंट में आप रख देते हैं, तो उसमें से ये सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है सोशोलॉजी को साइंस के जैसे रख के जब हम प्लेस करता है, तो वो हर एक प्रॉब्लम का आंसर नहीं दे पाता है, यानी कि वो साइंटिफिक मेथड से अंडरगो नहीं कर सकता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही सेड, हम जो सोशोलॉजी को साइंस के अंदर में हम नहीं देख सकते। दैट वाज हिज थ्योरी। वो बोलता है हम कभी भी सोशोलॉजी को साइंस के अंदर में नहीं डाल सकते। ऑल्सो ही क्रिटिसाइज इंडक्टिव थिंकिंग बीइंग यूज्ड इन फिलोसफी एंड साइंस। इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब ऐसा थिंकिंग जो बेस फैक्ट्स में डिपेंड हो। ये इंडक्टिव थिंकिंग को ये क्यों बोल रहा है उसको भी सुन लो। हाँ, इंडक्टिव थिंकिंग, सपोज आप जब पीएचडी करने जाते हैं, ठीक है, ये सच है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, लेकिन आप आंसर में ऐसे नेगेटिव नहीं लिखिएगा। वह हम एग्जांपल बता रहे हैं। ज़्यादातर जो पीएचडी करने जाता है, पीएचडी में आप लोग सैंपलिंग में सेंसेक्स का रिकॉर्ड लेने जाता है। सेंसेक्स का रिकॉर्ड आप असली में बस्ती बस्ती घुस के लेते हैं नहीं। आप जितना अपना जान पहचान है वो लोग तुम लोग अलग अलग नाम से फिल अप कर दो, करता है कि नहीं? यानी कि डाटा को फॉल्सिफाई करता है हम लोग। उसके अलावा दूसरा चीज़ साइंस का, स्पेशली हम डेंटल स्टूडेंट, आई नो समवन, उसका जब लास्ट का पीजी का समय में वो लोग को अराउंड 100 प्लस का ऐसा सैम्पलिंग लेना पड़ता है, माउथ का सैम्पलिंग, स्पेशली वो ओरल कैंसर से रिलेटेड है वो पेशेंट, वो डॉक्टर जो, तो इसका ओरल सैम्पलिंग आपको लेना पड़ता है मोर देन 100, और उसका स्लाइड बनाना पड़ता है। तो उसको 100 नहीं मिलेगा कभी भी, मोर देन 100, और डिफरेंट स्लाइड डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ। इसलिए वो क्या करता है, लैब में बैठने वाला जो आदमी है उसको पैसा देता है, तो लेबोरेटरी वाला आदमी जो क्या करता है, ऐसे स्लाइड पूरा प्रिपेयर करके उसको देता है, और उसको वो अपना डाटा में लिख के वो बोलता है कि हम किया है, और वो उसका थीसिस का प्रोग्राम हो जाता है कि नहीं? ये तो पीएचडी स्टूडेंट एवरीवन डज दैट। सो ये जो पॉपुलर है, ही सेड अबाउट दैट, ये बोला है हर एक फैक्ट्स और जो कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, उसमें बायसनेस होता ही है। दूसरा ही सेड कि उसमें पॉलिबिलिटी, यानी कि उसमें मतलब जेन्युइनिटी नहीं होगा, आदमी का अपना एक ओपिनियन, अपना एक प्रिजुडाइज अप्रोच भी होगा। समझ में आया? इसलिए वो बोला है कि साइंस और सोशोलॉजी को हम ज्वाइन नहीं कर सकता। दैट वाज हिज थॉट। समझ गया? उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो एक दो क्राइटेरिया दिया है, दो क्राइटेरिया ये यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले फॉल्सिफिकेशन, ही स्टेटेड अबाउट फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मतलब ये बोला है एनी थ्योरी मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मीन्स खुद को गलत है पहले ऐसे स्टार्ट करना, ठीक है? फॉल्सिफिकेशन मीन्स थ्योरी टू अंडरगो अंडर द नाइफ ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, समझ में आया? दूसरा रिफ्यूबिलिटी,
रिफ्यूबिलिटी, इसका मतलब जब कोई भी थ्योरी आएगा सबसे पहले उसको आप रिफ्यूज करो। जैसे कोई भी थ्योरी आएगा उसको आप पहले एक्सेप्ट मत करो, पहले आप उसको रिफ्यूज करो और उसको जज करो, वो बोला है। तभी वो थ्योरी जो सच में उतरेगा, तभी वो सच में अपना डेफिनेशन दे पाएगा। रिफ्यूजिबिलिटी मीन्स टू रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग विथ नॉर्मल टेंसी। होगा। एंड उसके अलावा दिस पर्सन पॉपर, ही इज द वन हु सेड साइंस में लिमिटेशंस है। जैसे साइंस को हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलता है और सोशोलॉजी को भी एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलता है पॉजिटिविज्म लोग। वो लोग ऐसे नहीं है, ना साइंस एब्सोल्यूट है ना सोशोलॉजी एब्सोल्यूट है, ना वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। दे माइट ओवरलैप इन सम एक्सपेक्टिव बट दैट डज नॉट मीन कि दे आर टुगेदर। इतना समझाए, यू हैव टू यूज दोस वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि ही सेड साइंस, he said science या तो सोशियो, neither of them basically absolute truth नहीं है। absolute truth, दोनों जो absolute truth नहीं है बोलता है। दोनों कभी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है बोल रहा है। और इसमें ना वो बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया, दो एग्जाम्पल आपको हम देगा, आप समझ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है तो एवरी क्योर, सॉरी एवरी डिजीज विल हैव क्योर, है ना। साइंस शुरुआत में ऐसे बोलता है कि ना हर एक बीमार, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, बोलता है कि नहीं साइंस। सोशोलॉजी भी बोलता है, जैसे कार्ल मैक्स को ही देख लो, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होगा फ्यूचर में, बाद में ऐसा होता तो है, लेकिन उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट निकलता है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे। सो दैट मीन्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। जैसे एवरी डिजीज विल हैव क्योर, यह साइंस का कहना है, लेकिन अभी भी कैंसर का क्योर नहीं है, HIV एड्स का क्योर नहीं है, एंड साइंस अभी भी स्ट्राइव कर रहा है। बहुत सा आर्टिकल आप लोग फेसबुक में देखता होगा, फेसबुक तो ऐसे फॉल्सिफाइड जगह है, फिर भी सबसे मजा है देखने। ठीक है। तो फेसबुक में जो लिखता है ना उसको कंप्लीटली बिलीव भी मत करो, एंड जो चीज़ कंट्रोवर्सी है शेयर भी मत करो। क्योंकि अब अभी देखा होगा रील्स का एक ट्रेंड मिल रहा है, मोनेटाइज का एक ट्रेंड मिल रहा है फेसबुक का ना। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फेसबुक कुछ चाहता है कि एवरीवन फेसबुक में इन्वॉल्व हो जाओ, समझ गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ को वो लोग इग्नोर कर रहा है। ओके, फेसबुक से हम क्या बोलने वाला था, कुछ और बोल के आई फॉरगॉट। ओके, भूल गया, हम याद आने से फिर बताएगा। उसी का एग्जांपल ले रहा, दिमाग से डायरेक्ट चला गया। दूसरा साइंस से रिलेटेड, ठीक है, और साइंस से रिलेटेड ये आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इवोल्यूशन। सो इनिशियली बहुत सा साइंटिस्ट लोग ये डिस्कवर किया है कि ना जितना भी स्वान, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोलेगा स्वान ड्रॉ करो, स्वान मीन जानता है, गला लंबा वाला हास, okay, that is your swan. If I say draw the swan और उसको कलर पेंट करो, सपोज हम अभी आपको बोल रहे हैं स्वान ड्रॉ करो और कलर पेंट करो, तो जब आप स्वान को ड्रॉ करता है आप उसमें क्या कलर डालता है, वाइट, है ना। ये इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक स्टडी हम लोग को ज्यादातर स्वान को वाइट कलर में दिखाया है। फिर भी एमोंग द पॉपुलेशन ऐसा एक ब्लैक, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन का पॉपुलेशन में दिखा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन का जो पॉपुलेशन है, इफ यू फाइंड ऑस्ट्रेलिया अकेला एक कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है बाकी से। सो ये जो ब्लैक स्वान जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड में पाया गया, तब जाके ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो कंसेप्ट है इवोल्यूशन से रिलेटेड, ये भी गलत हो गया। समझ में आया। दूसरा, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्वान का यहाँ दे के रखा है, ठीक है। इवोल्यूशन में एक एग्जाम्पल है स्वान एंड एन है, स्वान, स्वान एंड इट्स कलर वाइट, स्वान और उसका कलर वाइट है कि नहीं। अभी भी हम अगर बच्चा को स्वान ड्रॉ करो तो सब सफेद मारेगा, कोई भी पिंक येलो नहीं मारेगा उसको। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या हुआ, आपका जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में ब्लैक स्वान पाया गया है, जो ये बोलता है कि ये जो बोल रहा है ये लोग का साइंटिस्ट का जो करेक्शन है वो गलत है। समझ गया।
ठीक है। वैसे ही हम लोग का यहाँ में जो कंगारू होता है, कंगारू बोलते हैं, बैट होता है। यहाँ में जो बैट होता है वो बैट का साथ एक्स्ट्रा पाउच नहीं है किसी का पास भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो बैट रहता है दे हैव एक्स्ट्रा मार्supial पाउच, यानी कि साइंटिफिक थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं है। क्या आ गया? तो सोशियोलॉजी भी ऐसे है बोलता है। वो बोलता है कि सोशियोलॉजी भी एब्सोल्यूट नहीं है। हम जो स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताया, हम लोग क्लास ऐसे डिवाइड होगा, इस तरह से होगा, लेकिन वो क्लास का डिवीजन में आपका सोशलिस्ट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में कंसेप्ट बहुत चेंज हो गया। प्रेजेंट डे में ये कंसेप्ट सच में डेमोक्रेसी आपको दिखाई देता है? डेमोक्रेसी दिखाई देता है आपको? यानी कि उसका जो डेमोक्रेसी जो थोड़ा ऑटोक्रेटिक जैसे हो गया अभी। ये जो डेमोक्रेसी है हम लोग का, ये ऑटोक्रेटिक जैसा हो गया है। और अगर आप आजू बाजू का कंट्री में देखिए, हम लोग का नेबरिंग नेशंस में, वहाँ में भी जो डेमोक्रेसी बोल के, लेकिन एक्चुअल एक मोनार्की फॉर्म का गवर्नमेंट मिल गया। दो राजा नहीं है, फिर भी डेमोक्रेटिक नहीं है, कंप्लीटली थोड़ा टायरनी टाइप का गवर्नमेंट मिल गया। और वैसे ही हम लोग का वहाँ यहाँ में भी ऐसे ही आपको देखने को मिला। यानी कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल के डेफिनेशन दिया है वो नहीं है। एंड दैट्स व्हाट कार्ल पॉपुलर ही सेड। और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविज्म को ये क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, याद रखो, पॉजिटिविज्म का क्रिटिक के बारे में जब आप लिखिएगा, यू हैव टू मेंशन हिम आल्सो। क्योंकि ये बोला है कि ना, फैक्ट्स पे आप कैसे डिफाइन करेगा? आप थोड़ी ना सोशोलॉजी को लेबोरेटरी में ले जाके चेक करेगा, है ना? आप ह्यूमन इम्पैक्ट को आप कभी स्टडी नहीं कर सकेगा। और ह्यूमन इतना डाइवर्सिफाइड है, ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट थॉट्स एंड एनालिटिक व्यूज ऑफ ए थिंग। आप अगर एक ऑब्जेक्ट रखो और उसको 10 बच्चा को पूछो, 100 मिलियन को पूछो, हर एक का ओपिनियन अलग होगा और उसका परसेप्शन ऑफ द थिंग्स भी अलग होगा। तो आप उसको कैसे साइंस बोल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आप उसको सीधा फिलोसॉफी बोल सकता है, लेकिन साइंस में साइंटिफिक मेथड क्लासिफाई करना गलत है। और दूसरा, पॉपुलर ही सेड, जैसे सैम्पलिंग हम लोग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। सपोज एग्जांपल आपका ना इंडियन फैमिली से रिलेटेड है। ये जो गोयरे है, गोयर स्पेलिंग हम सही है, गोरे, इंडियन गोरे, है ना? गोरे मीन्स GHURE। ये वो आदमी है जो जिसको हम फादर ऑफ इंडियन सोसाइटी भी मानता है। वो इंडियन सोसाइटी के बारे में वो बहुत पढ़ा है। तो कंट्रोवर्सी ये होता था कि ना, गोरे जो पर्टिकुलर ट्राइब्स पर्टिकुलर एरिया को पढ़ा है, सब इंडिया को जाके वो नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ता तो जैसे कि ट्राइबल्स के बारे में, जब वो ट्राइबल्स के बारे में लिखता है, वो प्लेन ट्राइबल्स के बारे में लिखता है। हिल ट्राइबल्स एक्चुअली मिथोलॉजी से हम लोग जो बिलीफ है, हम लोग का जो बिलीफ है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं करते। उसका स्टडी इन डिटेल हुआ ही नहीं। वो ट्राइबल जो टोडस है, सॉम्पेंस है, जो ट्राइब्स आपका अंडमान निकोबार में मिलता है और आपका जो नीलगिरी हिल्स में पड़ता है, वो लोग के बारे में वो पढ़ा है और उससे वो जनरलाइज सब ट्राइबल को कर रहा है। लेकिन वी आर वेरी वेरी डिफरेंट देन दोस। समझ गया? सो ये पॉसिबल ही नहीं है बोलता है। वो बोलता है कि आदमी का व्यू, जब कोई भी आदमी सोशलिस्ट अपना व्यू देता है, उसका व्यू हमेशा बायस ही होता है, प्रिजुडाइज होता है। ठीक है, समझ में आया? तो वो प्रिजुडाइज होता है, वो उसको आदमी चेंज नहीं कर सकता। और जब कोई आदमी दूसरे आदमी के बारे में पढ़ रहा है, वो सही व्यू देगा ही नहीं। ऑलरेडी उसका माइंड में उसका वैल्यू इथोस अलग होता है, ऑब्वियसली, है ना? तो ये चीज के बारे में आपका कार्ल पॉपर, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द पॉजिटिविस्ट, वो बताया है। अभी समझा है? श्योर? ऑनलाइन वाला बच्चा भी समझा है, आई होप सो। तो सेकंड जो क्रिटिक्स है उसके बारे में हम लोग देखें। वो फिर ये कार्ल पॉपर का स्टूडेंट है, थॉमस कुन। और वो जो किस तरह से अपना ही टीचर का वर्ड्स को वो लेके वो बोला है, और भी सिंपल सिंपल एग्जांपल देके वो बताया है। सच में हम साइंस और सोशोलॉजी को, डिसिप्लिन को हम कंजोइन नहीं कर सकता है, लेकिन बीच बीच में ओवरलैप होता है। दैट डज नॉट मीन कि वो लोग सेम है। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट कन, थॉमस कन। आई होप आप लोग डिस्टिंक्शन बना सक रहे हैं, है ना? तो साइंस एस ए सोशोलॉजी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख के रखिएगा। आज का जितना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी, आज का जितना एक्सप्लेनेशन है उसमें आप क्या समझा है? साइंस एज सोशियोलॉजी, सॉरी, सोशियोलॉजी एज साइंस, क्या लिखता है? सोशियोलॉजी एज साइंस क्रिटिकली एग्जामिन।
150 वर्ड्स एग्जैक्ट फॉर 10 मार्क्स। ट्राई करो इसको, ठीक है। ये आप लोग का आज का काम है। अभी हम कार्ल पॉप ये थॉमस कन को भी हम पढ़ाएगा, फिर भी ये आप लोग का आज का काम है कि आपको इसको लिखना है कल। एवरी वन ऑफ यू सोशोलॉजी एज अ साइंस ये जो क्लास बेटा है उस पे आपका क्या कंसेप्ट आया है उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन, हाँ क्रिटिसिज्म को भी डालेगा और लास्ट में आपका व्यूज डालेगा। सोचो 150 में यू हैव टू राइट, दैट मीन्स आपका एब्स्ट्रैक्ट को आप एकदम जिस बनाना है ना, समराइज एकदम सुइटेबल समराइज पॉइंट बनाना है। 150 बहुत कम है ना वर्ड, हाँ इसीलिए तो एग्जाम का टारगेट भी वही होता है कि ये 150 में ये बच्चा कितना समझा है, इस व्हाट देयर टारगेट। 10 10 और 15 15 मार्क्स में ना आपको 250 वर्ड्स लिखना है। चलो इसको 250 वर्ड्स लिख लो, ठीक है। 250 यानी कि आप इसको 15 मार्क्स का ट्राई करो, ओके। 250 हो गया। नाउ इसको देखो, सोशोलॉजी एज अ साइंस क्रिटिकली एग्जामिन, ये हो गया है ना। सो ये आप लोग का काम है। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट प्लीज लिखो, लिख के हमको व्हाट्सअप जो ऑनलाइन है ना वहाँ में अपना आप लोग का जो ये जो यूट्यूब में जो नाम है ना वो नाम के साथ लिख दो, ठीक है। यूट्यूब में जो नाम है उस हिसाब से आप लोग लिख लो, तब हम इजीली आप लोग का चेक करके आप लोग को दे देगा, ठीक है। This is okay. Let's see about Kuhn, Thomas Kuhn. Now, Thomas Kuhn, he released a book, Structure of Scientific Revolution. वो एक बुक लिखा है नॉन as स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें वो पैराडिम्स के बात करता है। पैराडिम्स का मतलब है, ये बोलता है कि ना सोशोलॉजी साइंस कैसे होगा, क्योंकि सोशोलॉजी तो बहुत पहले से था, ठीक है। ही सेड कि सोशोलॉजी बहुत पहले से था, आदमी लोग बाद में साइंस का नाम दिया है। कैसे बोलने से, वो बोलता है पैराडिम्स के बारे में बताता है। पैराडिम्स लोग बेसिकली दीस आर आइडियाज, paradigms are basically ideas. Paradigms, these are basically ideas, model. ये बोला आइडियाज और मॉडल सिंस द इन्वेंशन ऑफ द टाइम, उससे बहुत पहले से वो लोग निकला है कि नहीं। जो आइडियाज है वो बहुत पहले से निकला है। एंड ही सेड he defines paradigm as universally recognized scientific achievements that for the time provide model problems and solutions to the community of practitioners. ठीक है, तो आप जब इसको ऐसे बाहर करने की कोशिश करेगा यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो इसका एग्जाम्पल के लिए आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ केप मैन, केप ड्वेलर्स, है ना। जमाना में बहुत पहले, ओके हम मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देगा। जमाना में बहुत पहले साइंस नहीं था, फिर भी केप का आदमी लोग को पता था कि हम लोग को खुद को दाकना है ना। उसके बाद वो लोग को पता था कि भूख लगने से हम लोग को ढूंढ के खाना है। उसके बाद वो लोग को पता है कि रात में अंधेरा है, जानवर हो सकता है, इसलिए केव के अंदर में ड्वेल करना प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद केव का दरवाजा बंद करके सो जाना, ये वो लोग को पता है इतना। उसके बाद जब वो लोग लगाए कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ढूंढने घूमने नहीं सकेगा, एक ही जगह में हम लोग सेटल होना है। और उसके बाद वो लोग क्या करता है, फायर को इन्वेंशन करते हैं। फायर को अनफॉर्चुनेटली मतलब लकीली सडनली ऐसे इन्वेंट किया, ऐसा माना जाता है। फायर को इन्वेट कर दिया, है ना। फायर को इन्वेट करके उसमें मीट उत को जला के खाने लग गया। तो जब हम बर्न फूड, कुक्ड फूड खाने लग गया, ऑटोमेटिकली हम लोग का ये जो क्रेनल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग गया। हम लोग का ये जो जौ का स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगे। थर्ड डिग्री जो जो ऐसे निकलता है, थर्ड डिग्री से हम लोग सेकेंड फर्स्ट, अभी फर्स्ट डिग्री का स्ट्रक्चर में हम लोग आ गया। समझ में आया। तो वो बोला कि अर्लियर मैन में कोई साइंस नहीं था, वो लोग में आइडियाज और मॉडल था, है ना। लेकिन सोसाइटी तब भी था, आइडियाज और मॉडल को यूज करके वो लोग अपना कन्वीनियंट के लिए, जैसे हम लोग नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं, तो ये उसके बारे में बताता है। रिमेंबर, जब ऐसे फ्रेसेस आएगा ना, यू विल राइट
स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में, जहाँ में पैराडिम्स यानी कि मॉडल और आइडिया को बताता है, जो बोलता है कि नेसेसिटी, जरूरत ही आपको इन्वेंशन करने देता है। समझ गया? सो ये जो फ्रेजेस होता है, ये फ्रेजेस ये लोग से कनेक्ट होता है, नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन। है ना? मॉडल्स और आइडियाज निकलता है सिंस टाइम, और वही जाके आपको चेंजेस लाने देता है, डिस्कवरीज लेने जाता है, और तब जाके वो डिस्कवरीज को हम बोलता है साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक इन्वेंशन के, यानी कि रिवोल्यूशनरी साइंस। समझ में आया? सो उसका मॉडल में ये बोलता है कि एक व्यू, जो जमाना में आप व्यू रखता था, वो समय के साथ नया व्यू उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है? लेकिन रिवोल्यूशनरी साइंस भी तो ऐसे है, न्यू व्यू दूसरा को मतलब पुराना व्यू दूसरा को रिप्लेस करता है। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन पॉइंट्स ये रखता है, सीधा ये बोलता है कि वो जो नया व्यू, सॉरी न्यू व्यू, हमेशा ओल्ड व्यूज को रिप्लेस करता है, और ये जो व्यूज होता है, इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल अक्रॉस मेनी एरियाज ऑफ द नॉलेजेस। उसके बारे में बता। ठीक है? एंड देन ये बोलता है कि he also touches on the fact that paradigm exists not only in science but in natural human way of comprehending the world। है ना? वर्ल्ड को समझने के लिए आदमी शुरुआत से जो आइडिया लगा के वो काम किया है, यानी कि नेसेसिटी के हिसाब से जो इन्वेंशन वो किया है, तब इस सब स्टेट्स की साइंस से बहुत पहले ये आइडियाज राइज हुए हैं। श्योर ना? श्योर? तो वो आप मेंशन करो। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो क्या बोला है, ही रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड रिवोल्यूशनरी साइंस। ये ऐसे बोला है कि ना, नॉर्मल साइंस लोग एजम्पशन है, ये एजम्पशन में नॉर्मल साइंस में फिजिक्स भी आ सकता है, फिलोसोफर्स भी आ सकते हैं। बोले वो लोग थ्योरीज, कंसेप्ट और आइडिया को वो लोग बताएगा और आपको फ्यूचर के बारे बता सकता है। लेकिन रिवोल्यूशनरी साइंस क्या है? वो इन्वेंशन करेगा, जैसे व्हील का इन्वेंट होना, गाड़ी का इन्वेंशन, टेलीफोन इन्वेंशन, समझ गया? इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन। सो रिवोल्यूशनरी साइंस जो अलग होता है, बोलता है वो जो क्या करता है, आपका जो ट्रेडिशनल, वेरी सिट, ट्रेडिशनल सेटरिंग कॉम्प्लीमेंट्स टू द ट्रेडिशनल बाउंड एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल साइंस। कुछ समझा है? ये बोला है रिवोल्यूशनरी साइंस जो है, जमाना में ऐसे मानता था कि बच्चा पैदा करते समय में जब औरत मर जाता है, तो चर्च ऐसे बिलीव करता था कि वो पाप किया होगा, इसलिए बच्चा को, उसको नहीं। हम लोग का सोसाइटी में अभी भी जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखें, वो नहीं। ठीक है? ये किस तरह से रिवोल्यूशनरी साइंस ट्रेडिशनल साइंस, नॉर्मल साइंस को डिस्टर्ब करता है। बैरन वोमेन, बैरन वोमेन, बैरन वोमेन में समझता है आप लोग? नहीं देता है। बच्चा ने, आप बिलीव नहीं करेगा, इन माई सोसाइटी, दे डोंट स्पीक लाउडली, बट in my society there is one particular woman. She is very young. I think she is around 4 to 5 years senior to me, and मतलब हम लोग क्लोज फैमिली है, बट अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं है। वो बहुत कुछ ट्राई किया है, अभी तक बच्चा नहीं है। तो औरत लोग ज़्यादातर ऐसे ही बात करता है कि जमाना में माँ पिताजी का जो पाप है और इसका अपना जमाना का पाप है, उस हिसाब से ये बच्चा नहीं दिया, और ये बच्चा भी नहीं होगा। और उसको कोई कोई लोग बोलता है कि तुम लोकल पूजा करो, कोई हम फैमिली का जो भूत है ना, फैमिली का भूत को ये चढ़ाओ, ट्रेडिशनल बिलीव, है ना? ये जो रिवोल्यूशनरी साइंस है, जैसे आपका मेडिकल हो गया, उसमें एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी करके देखा है कि उसका जो दोनों ट्यूब तो पहले ही सूख गया, देर इज नो चांसेस। तो वो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ द बैरन वोमेन है कि भगवान आपको ब्लेसिंग इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप पाप किया, यही बोलता है चर्च। आपका पाप है, आपका परिवार में शैतान है, उसको भगाओ, वो लोग बोलता है। तो ये कंसेप्ट को वो तोड़ता है। समझा है? ये बैरन वोमेन का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल है हम लोग का मतलब पानी सोसाइटी में। ये सोसाइटी में जो औरत ऐसे बैरन होता है, वो गले सले बनाने से भी नहीं लेना है, बोलता है। ठीक है, मत लो, बोलता है। तो इसलिए वो क्या करता है, ये सब बना के वो हैंडलूम इंडस्ट्री में देता है और वो बिक्री करता है, उसका ऐसे है। बट इतना तो हम भी बिलीव नहीं करता है, बिकॉज इफ शी मेक गले एंड शी गिव्स मी, हम उसको पहनता है। लेकिन आई एम नॉट बैरन ना, मेरा तो बच्चा है, हम बैरन नहीं है। सो ये कंसेप्ट जो ना बस्ती का आदमी ना उससे कुछ नहीं लेता है, लामाय देसो बोलता है, छोड़ दो, उससे तो अदरक लहसुन लो ही मत। हमको कितना बार मेरा मदर इन लो दाता है,
रो ही मत, लेकिन हम उसको बिलीव नहीं करते क्योंकि मेडिकली ऑलरेडी प्रूफ हो गया है, हर बोथ द ट्यूब्स आर मतलब ड्राइड अप, बिकॉज माइट बी बिकॉज इन अर्ली टाइम्स वो कुछ और किया होगा, उसका जो इल इफेक्ट उसको लग गया। सो वो रिलीजन से इफेक्टेड नहीं है, वो आपका हेल्थ से है। तो उसको रिवोल्यूशनरी साइंस जो छोड़ देता है, यानी कि ट्रेडिशनल बाउंड जो बिलीव होता है नॉर्मल साइंस का, उसको वो छोड़ता है, मतलब ब्रेक करता है। दैट इज व्हाट थॉमस कन सेड, साइंटिफिक रिवोल्यूशन वो ट्रेडिशनल सेटरिंग कॉम्प्लीमेंट्स टू द ट्रेडिशनल बाउंड एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल साइंस। तो यहाँ में वो नॉर्मल साइंस ना एक्चुअल एक्सेप्टेड पैराडिम यानी कि फिलोसॉफी को भी वो इंक्लूड करता है, क्योंकि फिलोसॉफी भी एक थियोरिटिकल साइंस है ना, थ्योरी बताता है कि नहीं फिलोसॉफी, इसीलिए वो बोलता है ये बात, इसलिए इसको कंफ्यूज मत हो। समझ गया? उसके बाद और एक थर्ड क्रिटिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये थर्ड क्रिटिक्स क्रिटिक्स के बारे में इसलिए देखेगा क्योंकि ये सबसे नया है, और नया चीज को देखना आपका आंसर के लिए सबसे अच्छा होगा, इसीलिए नया वाला क्रिटिक्स जो है उसको हम यहाँ पे, यहाँ कर्ल पॉपुलर के बाद हम लोग यहाँ डाला है, दिस वन, डेविड डुइस्ट। सो ये भी ना बेसिकली साइंस और सोशोलॉजी को ये एक साथ नहीं किया, बल्कि वो उसको साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री वे में जाता है ऐसे टाइप का थोड़ा बताने का कोशिश किया है, लेकिन कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया है, कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है? सो डेविड डुइच डुइच का जो बुक है द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी यहाँ जितना लिखा है उसको सिंपल टर्म में आई एक्सप्लेन टू यू। ये बोला है कि ना नो अमाउंट ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, नो अमाउंट ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस मतलब ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रल जो फैक्ट्स है, दे कैन नेवर प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर का जो कंसिस्टेंट है, फ्यूचर का जो प्रिजर्वेशन है, उसको वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, वो लूप में लूप होल है बोलता है, ठीक है? सो बेसिकली ही स्टेटेड नो, टर्म में हम लोग देता है नो अमाउंट of empirical explanations can predict future existence. ठीक है? That means they can never explain whether same pattern will exist in future. Simple as that. ठीक है? वो बोला है कि फ्यूचर डजंट रिजेंबल द पास्ट, बोला फ्यूचर कभी भी पास्ट को रिजेंबल नहीं कर सकता, लेकिन ये एक इटसेल्फ एक कंट्रोवर्सी इश्यू है, क्योंकि पॉजिटिविज्म में ऐसा बोला है कि ना जो पास्ट है, मतलब साइंस और सोशोलॉजी दोनों कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूटी है, और एग्जांपल दिया है कास्ट सिस्टम को, है कि नहीं, हम लोग पढ़ा है। तो ये कास्ट सिस्टम इसका चैलेंज कर सकता है, फ्यूचर कैनॉट रिजेंबल पास्ट, रिमेंबर फ्यूचर कैनॉट रिजेंबल पास्ट, इसको ये जो एक्सपेक्ट है इसको चैलेंज करता है आपका पॉजिटिविस्ट, जो पॉजिटिविस्ट लुक है वो लोग इसको चैलेंज करते हैं। हाउ? अरे सोशल स्ट्रक्चर अभी भी है सिंस वैदिक टाइम, है ना? अगर फ्यूचर, वो फ्यूचर को बताए फ्यूचर कैसे होगा, अंबेडकर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 18 मंथ्स क्यों लगाए, क्योंकि वो फ्यूचर को देख सके, और फ्यूचर में वो क्या बोला है, ये जो नॉन वायलेंस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जो मतलब मूवमेंट है, ये एक्चुअल में फ्यूचर में ना बहुत डेंजर रोल प्ले करेगा, और यही ग्रुप को प्रेशर ग्रुप लोग यूज़ करते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब आपका जो डेमोक्रेटिक पीपल लुक है, वो लोग क्या करता है, जब कुछ चीज़ को रिवॉल्व करना है बोलने से वो लोग नॉन कॉरपोरेशन का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट का बात नहीं मानना, धरना बेचना, ये बहुत बड़ा रिस्क है बोला। वो बोला इसको हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ तो किया है, लेकिन फ्यूचर में इसी को यूज़ करेगा, वो बोल रहे हैं इसी को यूज़ करके डेमोक्रेसी हिलेगा बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी सच में हिल रहा है, इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है? सो फ्यूचर डजंट रिजेंबल द पास्ट, नॉट नेसेसरी, इट डज रिजेंबल। तो ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट्स है, ये श्योर।
हम ये कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट को लाइन कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि आप समझ रहे हैं और इसको लिखना है जब आंसर आने से। और इसको लिखने का जो पैटर्न है सिंस आप लोग नया है, तो इसको जब तक आप लिख के दिखाएगा नहीं, आई कांट टेल यू कि तुम कैसे डाला है बोल के। कोशिश करो। ठीक है? स्टूडेंट लोग भी कोशिश करो, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है एक साथ, वहाँ में लिख। ठीक है? उसके बाद ही स्पोक अबाउट दिस वन, फॉलीबिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फॉलीबिलिज्म। फॉलीबिलिज्म। मेंशन दिस। फॉलीबिलिज्म मतलब ये बोलता है इवन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन कंटेन मिसकंसेप्शन इन एडिशन थ्रू द ट्रूथ। ट्रू, ये तो सही है। ठीक है? सो इसमें ना इसका बारे में बताया है, इसको नहीं पढ़ेगा आप, इसको सिर्फ समझो और एग्जाम में लिखना है बोलने से दिस वन। जितना भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ तो मिसकंसेप्शन है अलोंग विद द ट्रूथ। एवरी ट्रूथ हैज लिटिल बिट ऑफ लाइस इन इट। ये एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है? एथिक्स मतलब जीएस 4 में ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। एवरी ट्रूथ हैव लिटिल बिट ऑफ लाई इन इट। ये आपका जीएस जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स वहां पे है, और ये आता है आपका सोशोलॉजी का कंसेप्ट से। ठीक है? लिखिएगा हाँ। अगर अभी कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है इसको लिखे हुए, एग्जाम तो डेफिनेटली अगस्त लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त तक आ जाएगा। वी हैव स्टिल टाइम, कोशिश करेगा इसको लिखने के लिए। हर एक जो सच होता है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ झूठ रहता है। सो उसको आपका डेविड डोइच बोला, वो बोला है साइंस और सोशोलॉजी को जब हम कंपेयर करता है उसमें देयर आर सर्टन चीज जो ओवरलैप होता है और वो शायद उसका ट्रूथ हो सकता है, फिर भी ज्यादातर सच ये है कि वो दोनों अलग सब्जेक्ट है। समझ गया? श्योर? सच ये है कि साइंस और सोशोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन अलग है, फिर भी उसमें तोड़ा जूत ये है कि इन सेक्शंस दे ओवरलैप ईच अदर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है? हाँ, क्योंकि कुछ तो सिमिलरिटीज है। नॉर्मल साइंस यानी कि सोशल साइंस इफ यू सी, उसमें शुरुआत में फैक्ट्स फैक्चुअल से ही हम लोग आइडेंटिफाई किया है सोशल कोर्स को, है ना? दैट मीन्स वो ट्रूथ हम जूता जुतला नहीं सकता है, तो उसको हम लाई का फॉर्म में देख रहा है, और ट्रूथ ये हो गया कि सोशोलॉजी और साइंस अलग है। समझ गया? ठीक है? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग ये कंसेप्ट को समझा है? एवरी ट्रूथ हैव लिटिल बिट ऑफ लाई इन इट। ऐसे वाला सेइंग्स जो ना, ये जो जीएस पेपर का बेस्ट पार्ट होता है, जीएस पेपर 4 का एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसमें बहुत पूछता है। वही समझा है कि नहीं? समझा है ना? तो कोशिश करो, आज आपको हम दो काम, ओके यस वेरी गुड, तो आज हम आपको दो काम दिया है। पहले सोशोलॉजी एज अ साइंस आप क्रिटिकली एग्जामिन, रिमेंबर क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स क्रिटिक का पॉइंट एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू गिव। आफ्टर दैट यू विल राइट अबाउट दिस एवरी ट्रूथ हैव लिटिल बिट ऑफ लाई इन इट। मतलब क्या है इसका? अगर पॉसिबल यू कैन यूज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है? कोशिश करो। ये दिस शुड बी विद इन 150 वर्ड्स, क्योंकि ऐसे वाला फ्रेजेस जो ना, यस मैम समझा, ओके वेरी गुड। कौन सा? किसका? पैराडाइम शिफ्ट? क्या स्पेलिंग लिखा है? कंट, थॉमस कन बोला है क्या? क्या बोला है? क्या जो थॉमस कन? हाँ, पैराडाइम्स के बारे में। ठीक है मैम, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन पैराडाइम शिफ्ट मॉडल? नाउ पैराडिम्स का मतलब क्या होता है? पैराडिम्स मतलब ना, पैराडिम्स, पैराडिम्स, पैराडिम्स का मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ आइडियाज, मॉडल। ठीक है? तो ही सेड these ideas and models they were prevalent before the formation of the revolutionary science। वो बोला रिवोल्यूशनरी साइंस आने से पहले इन द फॉर्मेट ऑफ द नॉर्मल साइंस, जिसको हम सोशल साइंस बोल सकता है, वो फॉर्मेट में ये आइडियाज लोग ऑलरेडी था। और ये बोला कि यही आइडियाज को यूज करके पीपल जो शुरुआत में जो अर्ली मैन है वो लोग सर्वाइव किया, एंड दैट इज ट्रू, है ना? अर्ली मैन लोग सर्वाइव किया है, और वो लोग खुद का बेस यानी कि
नेसेसिटी की बेस पे वो लोग इन्वेंशन करते गए, और यही इन्वेंशन को लेटर लाइफ में हम रिवोल्यूशनरी साइंस बोला है। लेकिन रिवोल्यूशनरी साइंस जो सोशल आइडिया से निकलता तो है, लेकिन फिर भी वो साइंस जो अलग है, क्योंकि उसमें उसका डायमेंशन अलग है, उसका साइंटिफिक मेथड्स अलग है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन इन द लेबोरेटरी अलग है। तो वो बोलता है कि सोशल साइंस जो होता है, यानी कि सोशोलॉजी, हम उसको साइंस से इसलिए कंट्रास्ट में नहीं ला रहा है, क्योंकि वो लेबोरेटरी नहीं जा सकता है, सिमिलर टू कार्ल पॉपर। तो पैराडाइम शिफ्ट्स में क्या होता है, आइडिया और मॉडल जो शिफ्ट होके इन्वेंशन में जन्म देता है, इन्वेंशंस। और ये इन्वेंशन जो जाके आपका रिवोल्यूशनरी साइंस बन जाता है, जो कि सोशोलॉजी से बहुत अलग है। रिवोल्यूशनरी साइंस बन जाता है, जो आपका ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल थॉट्स होता है, यानी कि ट्रेडिशनल थॉट्स होता है, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, रिप्लेस कर देता है। दैट इज व्हाट इज योर पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि आइडियाज और मॉडल शिफ्ट करता है। Okay? कोशिश करो घर जाके इसको देखने के लिए, ये पीपीटी आपको अभी हम दे देगा, ठीक है। इसको गो थ्रू करो, समझो बिगिनिंग में साइंस क्या है, सोशोलॉजी क्या है ना, उसको अंडरस्टैंड करो, क्यों उसको सेम बोलता है, पॉजिटिविटी का कंसेप्ट दे दो। मर्टन का डेफिनेशन से स्टार्ट करो अगर पॉजिटिव पूछता है तो, क्योंकि मर्टन जो बेसिकली सोशोलॉजी या साइंस बोल के वो इस्टेब्लिश किया है। कुडोस का जो कंसेप्ट है उसको दो, पॉइंट बनाओ, ठीक है, बुलेट्स, कोशिश करो। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एंड आप लोग का जो काम दिया है ऑनलाइन वाला, सिर्फ जेन्युइन माइंड दिया है, बाकी लोग कोई नहीं दे रहा, कोशिश करो देने के लिए, ठीक है, होगा। हम मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग मेरा वहाँ में नाम देखा होगा, ये मेरा बेटा का नाम से, उसको हम चेंज कर देगा, ठीक है, हमको भी बदल देगा। सो ये समझाए। सो आज का क्लास में व्हाट वी स्टडीड साइंस का डेफिनेशन, सोशोलॉजी का डेफिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मर्टन एंड पॉजिटिव, यानी कि ऑगस्ट कॉमेट के व्यू से। एंड देन वी सो द क्रिटिक्स, 3 क्रिटिक्स के बारे में हमने देखा है, जो क्वेश्चन करता है सच में साइंस सच में सोशोलॉजी साइंस है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेगा, साइंटिफिक मेथड्स को देखेगा। साइंटिफिक मेथड्स को देखने से यू विल फाइंड अर्लियर जो मेथड है सोशोलॉजी का, दे वेर ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए वो लोग एक दूसरा से ओवरलैप किया था। उसके बाद क्रिटिक्स को देखेगा, फिर क्रिटिक्स के बाद थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को देखेगा, ठीक है। और कुछ कुछ थ्योरी जैसे कि पॉजिटिविज्म एक्चुअल में क्या स्टडी करता है, उसका बॉडी देखेगा, फिनोमिनल का बॉडी देखेगा, है ना, जितना जो मेथड है। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर में धीरे धीरे जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गया। पढ़ो, हाँ, जितना आप समझता है, अगर आप घर जाके उसको दोबारा नहीं देखेगा, यू विल फॉरगेट, होगा। Okay. आज तो श्योर देगा, गुड, थैंक यू, थैंक यू। ओके बच्चा लोग, आप लोग बच्चा बोलते रहते, सॉरी, बच्चा ही है, आप लोग बहुत छोटा है, तो आई होप कि आप लोग लिखिएगा, लिख के सेंड करेगा, ठीक है। एंड आज का लेक्चर भी आप समझ में आया, दैट इज मोर जरूरी है, आप समझ गया तो ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।